बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता। नेक्स्ट एपिसोड। पारस ने फ्रॉड किया था। शीतारा से झूठ कहा था कि वो दिल्ली छोड़कर पेरिस जा रहा है। अगर वो ऐसा ना कहता तो वो कश्मीर जाने के रास्ते में रुकावटें पैदा करती। शीतारा 4 बजे शाम को इंडियन एयरलाइन के एक अफसर के दिमाग में आई। उसके जरिए टिकट इंचार्ज से बोली, क्या पेरिस जाने वाली सुबह की फ़्लाइट में कोई सीट है? इंचार्ज ने अफसर से कहा, नो सर, एक भी सीट नहीं है, लेकिन एक सीट किसी तरह खाली करानी होगी। मुसाफिरों की लिस्ट देखो और तय करो कि किस मुसाफिर को ड्रॉप किया जा सकता है। ऑल राइट सर, मैं अभी लिस्ट चेक करके आपको बताऊंगा। बताने की ज़रूरत नहीं, हर हाल में एक मुसाफिर को ड्रॉप करो। हमारा एक आदमी जाएगा, अपने मातहत स्टाफ से कहो। एक शख्स मिस्टर प्रेम कुमार का पासपोर्ट लेकर आएगा, उसके कागजात देखकर वो सीट उसके नाम कर दी जाए। जब कोई शख्स मिस्टर प्रेम कुमार का टिकट लेने आए तो मुझे इतला देना। शीतारा ये सारे अहकामात सादिर करने के बाद दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गई। फिर 15-20 मिनट के वक्फों से बार बार जाकर अफसर के जरिए मालूम करने लगी कि प्रेम कुमार के नाम सीट रिजर्व हुई है या नहीं। 5 बज गए, 5:30 हो गए, कोई पारस उर्फ प्रेम कुमार का पासपोर्ट लेकर नहीं आया। शीतारा को तशवीश हुई। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए पारस से पूछना चाहा कि उसका पासपोर्ट लाने वाला आदमी कहाँ रह गया। पारस ने उसकी सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक दी। वह कश्मीर पहुंच चुका था और त्यारे से उतर रहा था। ये नहीं चाहता था कि शीतारा ऐसे वक्त में आकर उसे देखे। वो एक बार नाकाम होकर दूसरी बार आई और आते ही बोली, मैं हूँ शीतारा, तुम कहाँ हो? उसने कहा, आधे घंटे बाद आओ। फिर ये कहते ही सांस रोक ली। शीतारा अपनी जगह हाजिर होकर झुंझला गई। वो उसकी मसरूफियात के मुतालिक मालूम करने के लिए बेचैन हो गई। उठकर टहलने लगी। फिर उसने ख्याल ख्वानी के जरिए ईमान रास्का को मुखातिब किया। उससे पूछा, पिछली बार तुम पारस के पास गए तो क्या वो तन्हा था या उसके साथी भी थे? वो बोला, मादाम वो तन्हा नहीं था, उसके साथ एक कश्मीरी हसीना थी। क्या? वो एकदम से भड़क कर बोली, तुमने पहले उस हसीना का जिक्र क्यों नहीं किया? मादाम आपका हुक्म है कि जितना पूछा जाए उतना ही बोलो। तुम गधे हो। उस कश्मीरी औरत के दिमाग में तुमने जगह क्यों नहीं बनाई? उसके दिल और दिमाग में सिर्फ पारस के लिए जगह है। उसने मुझे जगह नहीं दी। सांस रोक ली। अगर वो योगा की माहिर है तो फिर बाबा साहब के इदारे से आई है और कश्मीरी हसीना के भेस में है। नहीं मादाम, वो बेचारी कैंसर की मरीज है। पारस ने उसका ये मूजी मर्ज ख़त्म करने के लिए खुद को नाक से डसवा लिया था। अपनी जान का खतरा मोल लिया था। वो जिस तरह आपको दिलो जान से चाहते हैं उसी तरह उस कश्मीरी हसीना को भी। वो बात काट कर बोली, शट अप नॉनसेंस। क्या इतना नहीं जानते कि दिलो जान से किसी एक को चाहा जाता है? वो मक्कार है, हरजाई है, भवरे की तरह इधर से उधर जाता है। वो क्या जाने कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है? वो आगे न कह सकी। दिमागी तौर पर हाजिर होकर रोने लगी। रोते रोते चीख पड़ी, मैं समझ गई हूँ। वो उस कश्मीरन के साथ कश्मीर गया है। मैं उस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगी और पारस को सुकून से रहने नहीं दूंगी। अच्छा हुआ कि मैंने उसे अपनी सिर्फ 2 रातें दी और उससे शादी नहीं की। आज यकीन हो गया कि एक मुसलमान से निभा नहीं होगा। ये मुसलमान बेईमान और दगाबाज होती हैं। मैं पारस को किसी न किसी तरह घेर कर अपाहिज बनाऊंगी और उसे अपने कदमों में गुलाम बना कर रखूंगी। वो गुस्से से चीख चीख कर बोल रही थी। दाइमा एक तरफ खड़ी सुन रही थी और ये समझ रही थी कि ऐसे गुस्से और जुनून के वक्त कोई नसीहत काम नहीं आएगी। वो अपने अंदर का सारा गुबार निकाल ले तो बेहतर है। वो रोते रोते पारस से दुश्मनी की कस्में खाते खाते थक कर निढाल सी हो गई। सोफे पर लेटकर उसे अपने आलाकार बनाने की कोशिश करूंगी। वो ख्याल खोने की प्रवास करके उसके अंदर आई। फिर बोली, तुमने आधे घंटे बाद आने को कहा था, मैं 1 घंटे बाद आई हूँ। क्या तुम दिल्ली में हो? नहीं, तुम्हें यह सुनकर दुख नहीं पहुंचना चाहिए कि मैं तुम्हें धोखा देकर कश्मीर आया हूँ। ऐसा ना करता तो तुम यहाँ आने वाली तमाम फ्लाइट्स को चेक कराती। तुमने मेरे खिलाफ यहूदी सफ़ीर और भारतीय इंटेलिजेंस के चीफ का साथ देकर खुद को नाकाबिल एतमाद बना लिया। हाँ, मैं नाकाबिल एतमाद हूँ, मगर तुम मुझसे ज़्यादा झूठे, फरेबी और मकार हो। तुमने मेरी आज की रात किसी दूसरी औरत को देकर मेरे अंदर की औरत को बुरी तरह जख्मी किया है। मैं कसम खाती हूँ कि आइंदा तुम्हारे साय से भी दूर रहूंगी। कभी रात गुजारने पर मजबूर हुई तो उससे पहले खुदकुशी कर लूँगी। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, कोई भी फैसला कर सकती हो, लेकिन खुदा गवाह है कि मैंने तुम्हारी ये रात किसी को नहीं दी है और न ही किसी के मुकाबले में तुम्हें कमतर किया है। एक कैंसर की मरीज अचानक मेरी ज़िंदगी में आई है। हो सकता है वो जी जाए, और वो बेचारी जी ना सकी तो एक दिन तुम्हें भी अफसोस होगा। इसलिए उस बदनसीब का जिक्र बुरे अल्फाज में ना करो। उसे कुछ अरसे हंसी खुशी जी लेने दो। बाकी रही मुझसे दुश्मनी की बात तो जो चाहो करो। मुझे आस्तीन में सांप पालने की आदत है और तुम तो बहुत ही खूबसूरत नागिन हो। वह वापस आ गई। इतनी देर में उसके अंदर रहने के बावजूद ये मालूम ना कर सकी कि वो कश्मीर के किस इलाके में है। दिल्ली से जो फ्लाइट 4 बजे रवाना हुई थी वो श्रीनगर गई थी। वो सोच रही थी कि पारस इसी फ्लाइट से गया है। उसने रिसीवर उठाकर एक फौजी अफसर से रब्ता किया। उसकी आवाज़ सुनकर रिसीवर रख दिया। उसके ख्यालात पढ़े, पता चला कश्मीर में जो भारतीय फौज का कमांडर है वो आज दिल्ली आया हुआ है।
कल श्रीनगर जाएगा। अफसर ने शीतारा की मर्जी के मुताबिक कमांडर की रिहाइशगाह के फ़ोन पर रब्ता किया। कमांडर ने पूछा, कौन हो तुम? शीतारा ने उसे रिसीवर रखवा दिया, फिर कहा, मैं एक देशभगत हूँ, तुम्हारे दिमाग में बोल रही हूँ। वो परेशान होकर खला में तकते हुए बोला, तुम वही औरत हो जो यहूदी सफ़ीर और इंटेलिजेंस के चीफ को देशभगत बनकर धोखा दे रही थी और देश के एक दुश्मन को अपनी कोठी में छुपाया हुआ था। वो बोली, ये झूठ है, मुझ पर इल्ज़ाम है। मैंने अपनी कोठी में किसी दुश्मन को नहीं छुपाया। तुम उसे दुश्मन नहीं कहोगी क्योंकि तुम उस मुसलमान से इश्क करती हो, करती थी, अब नहीं करती। मैं उसके खिलाफ अहम इत्तला देने आई हूँ। वो फरहाद अली तैमूर का बेटा पारस है और इस वक्त श्रीनगर पहुंचा हुआ है। यानी तुम फरहाद के बेटे से मोहब्बत करती थी, कल तक उसे अपनी कोठी में रखा, आज उसे दुश्मन क्यों कह रही हो? दोस्ती किसी वक्त भी दुश्मनी में बदल जाती है, तो मुझ पर भरोसा करो। कैसे भरोसा करूं? जो दोस्ती आज दुश्मनी में बदली है, यही दुश्मनी कल दोस्ती में बदल जाएगी। इश्क करने वाले आर्जी तौर पर झगड़े करते हैं, फिर गले मिल जाते हैं। कमांडर, तुम फजूल बातों में वक्त ज़ाया कर रहे हो। मैं जो कह रही हूँ उस पर अमल करो, वरना। वो बात काट कर बोला, वरना तुमने जिस तरह यहूदी सफ़ीर के कमरे में चीफ को दिमागी तकलीफ में मुब्तला किया था, उसी तरह मेरे दिमाग में जलजले पैदा करोगी। क्या यही तुम्हारी देशभक्ति है? देश की रक्षा करने वाले सिपाहियों को नुकसान पहुंचाती रहो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे बताओ, तुम किस तरह मेरी नेक नियति पर भरोसा करोगे? सीधी सी बात है, तुम रूपोश ना रहो। हमारे सामने आकर देश की भलाई के लिए टेलीपैथी का हथियार बनाओ। अच्छी बात है। मैं तुम्हारा एतमाद हासिल करने और देश को एक दुश्मन से महफूज रखने के लिए अभी आ रही हूँ। उसने दिमागी तौर पर हाजिर होकर दाई माँ और पूजा को आवाज़ दी। वो दोनों हाजिर हो गईं। उसने कहा, पूजा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, मैं आपकी छाया हूँ, मेरा नाम शीतार है और मैं जब मूड में होती हूँ तो ख्याल ख्वानी करती हूँ। शाबाश। एक बैग में अपना मुख्तसर ज़रूरी सामान रखो और कमांडर के बंगले में जाओ। मैं तुम्हारे अंदर रहूँगी और तुम्हें गाइड करती रहूँगी। दाई माँ पूजा को बाहर तक छोड़कर आओ और मुझे चाय पिलाओ। वो दोनों चली गईं। शीतारा पूजा के दिमाग में थी। वो कार ड्राइव कर रही थी और शीतारा की मर्जी के मुताबिक रास्तों पर मुड़ती जा रही थी। फिर कार कमांडर के बंगले के सामने पहुंच गई। वहां मुसल्लह फौजियों ने उसे रोका। वो कमांडर के अंदर पहुंचकर बोली, मैं आ गई हूँ, गेट पर मुझे रोका जा रहा है। कमांडर ने वॉकी टॉकी के जरिए कहा, गेट खोल दो और कार वाली को अंदर आने दो। गेट खोल दिया गया। वो ड्राइव करती हुई पोर्च में आई। दरवाजे पर एक मुलाजिम एक 10 बरस के लड़के के साथ था। पूजा ने कार से निकलकर लड़के से पूछा, हेलो हैंडसम बॉय, क्या तुम कमांडर साहब के बेटे हो? जी हाँ, मैं उनका ही बेटा हूँ। आप कैसे जानती हैं? मैंने एक अंदाजे से पूछा और यह दुरुस्त निकला। क्या अपने डैडी तक गाइड करोगे? मुलाजिम ने कहा, मेरे साथ हैं, साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। वो उसके साथ अंदर आई। ड्राइंग रूम में कमांडर एक और फौजी अफसर के साथ बैठा शराब पी रहा था। वो दोनों पूजा के हुस्न और जमाल को देखकर चंद लम्हों के लिए साकित रह गए। वह जितनी हसीन थी, नशे में मस्त होने वालों को उससे भी ज़्यादा लग रही थी। वो दोनों उठकर खड़े हो गए। पूजा ने कहा, मैं वही टेलीपैथी जानने वाली हूँ। दोनों ने आगे बढ़कर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। तुमसे मिलकर खुशी हो रही है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इस कदर हसीन होगी। पूजा ने मुसाफा नहीं किया। दूसरे आला अफसर ने कहा, आओ बैठो, यहाँ लगता है इंदर सभा की अप्सरा हमारे घर में आ गई है। वे एक सोफे पर बैठ गई। कमांडर ने पूछा, क्या तुम्हारे लिए पैक बनाऊं? यहाँ तरह तरह की फौरन विस्की है, क्या पियोगी? मैं तुम दोनों का खून पीऊंगी। वो दोनों हंसने लगे। एक ने कहा, भाई खूब मजाक करती हो। तुम अपना हुस्न लेकर कहाँ छुपी हुई थी? पहले क्यों नहीं आई? पहले तुम्हारी मौत नहीं आई थी, इसलिए नहीं आई। आज आई हूँ। चलो उठो और ये गिलास और बोतलें यहाँ से हटा दो। आला फौजी अफसर ने हंसते हुए कहा, ऐसे हुक्म दे रही हो जैसे हमारी घर वाली हो। आओ मेरे पहलू में आओ। पूजा ने उसे घूर कर देखा। शीतारा ने उस अफसर को उछलकर खड़ा होने पर मजबूर किया। फिर अफसर ने शराब से भरा हुआ गिलास खींचकर कमांडर के मुंह पर मारा। कमांडर गुस्से से उछलकर खड़ा हो गया और बोला, जीत सिंह, क्या शराब चढ़ गई है? उसकी बात खत्म होते ही कमांडर ने अपना शराब से भरा हुआ गिलास अपने ही सर पर मारा। फिर चकराकर सोफे पर बैठ गया। आला अफसर ने बोतल उठाकर अपने घुटने पर जोर से मारी। फिर चीख मारकर लंगड़ाता हुआ दूसरे सोफे पर गिर पड़ा। बोतल का कांच टुकड़े टुकड़े होकर कालीन पर बिखर गया। एक अपना सर पकड़कर दूसरा अपने घुटने पर हाथ रखकर तकलीफ से करा रहा था। दोनों पूजा को देख रहे थे और समझ रहे थे कि इस हसीन लड़की ने इनके साथ ऐसा सलूक किया है। वो बोली, क्या मैं इंदर सभा की अप्सरा लग रही हूँ? कमांडर ने हिचकिचाते हुए कहा, तुमने आते ही दुश्मनी की है और तुम अपने देश के साथ क्या कर रहे हो? ड्यूटी छोड़कर कश्मीर से 2-3 रातें गुजारने दिल्ली आते हो। बीवी को मैके भेज दिया। तुम्हारा वो 10 बरस का बेटा भी माँ के साथ ही है। यहाँ 2 हसीनाएं तुम दोनों के लिए आने वाली हैं। क्या तुम्हें एहसास है कि अपने देश से कैसी दुश्मनी कर रहे हो? आला अफसर ने कहा, हम देश के लिए जान की बाजी लगाते हैं, गोले बारूद और मौत से लड़ते हैं। हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। अब यहाँ बैठे भी रहे हैं, कल सुबह महाज पर जाकर मर जाएंगे। जो थोड़ी सी ज़िंदगी हमारी है उसमें हमें ऐशो इशरत से रहने का हक है। ऐशो इशरत में चंद घंटे गुजारने का मतलब ये नहीं कि ड्यूटी छोड़ कर आओ। तुम छुट्टी लेकर अपना हर शौक पूरा करो। मुझ जैसी लड़कियां देश की भलाई के लिए तुमसे ताउन करें तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इज्जत से खेलना शुरू कर दो। मेरे पास टेलीपैथी का हथियार ना होता तो तुम दोनों अभी मेरी इज्जत से खेलते रहते।
कमांडर ने कहा, ठीक है, हमें गलती का एहसास हो गया। यहाँ शराब और शीशे के टुकड़े बिखरे हुए हैं, आओ दूसरे कमरे में चलें। उसने मुलाजिम को बुलाकर ड्राइंग रूम की सफाई करने को कहा। फिर वो तीनों दूसरे कमरे में आ गए। पूजा ने कहा, अगर पिछली रात मुझे देशभगत तस्लीम किया जाता और मेरी रिपोर्ट के मुताबिक अमल किया जाता तो वो यहूदी सफ़ीर खौफजदा होकर हमारे मुल्क से वापस ना जाता और पाकिस्तानी एजेंट भी जख्मी होकर ना भागता। हम सब मिलकर फरहाद के बेटे पारस को यहाँ से भगा देते। कमांडर ने कहा, मुझे तुम पर शुबा था, मगर अब पूरा भरोसा करता हूँ। क्या पारस अब भी हमारे देश में है? वो श्रीनगर पहुंचा हुआ है, जहाँ से तुम ड्यूटी छोड़कर आए हो। मुझे और शर्मिंदा न करो, मैं सुबह कश्मीर पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ से पारस को गिरफ्तार करने के अहकाम सादिर करता हूँ। वहाँ पारस को ढूंढ निकालना आसान न होगा। फौरी तौर पर यह मालूम किया जाए कि शाम की फ़्लाइट से वहाँ पहुँचने वाले मुसाफिर कौन कौन थे, उनके नाम और पते क्या हैं और वो कहाँ क्याम कर रहे हैं। कमांडर ने अपना ब्रीफकेस खोलकर एक ट्रांसमीटर निकाला। उसके जरिए श्रीनगर में मौजूद एक मेजर को हुक्म दिया कि फ़्लाइट के तमाम मुसाफिरों के मुतल्लिक छानबीन की जाए। फिर उसने शीतारा के मशवरे के मुताबिक हुक्म दिया कि श्रीनगर, सोपुर और अनंतनाग में जितनी गैर मुल्की एजेंसियाँ, गैर मुल्की नुमाइंदे, प्रेस रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स हैं, उन सब पर पाबंदी आयद की जाए। उन्हें उनकी रिहाइशगाह की चार दीवारी से बाहर ना निकलने दिया जाए। पारस ने तो यही सोचा था कि गैर मुल्की प्रेस रिपोर्टर बनकर रहेगा, लेकिन उसके श्रीनगर पहुंचते ही शीतारा ने उसके अंदर आकर खुली दुश्मनी की कसम खाई। तो उसने पाशा और होमर से कहा, हमें फिर भेस बदलना होगा। शीतारा रुकावटें पैदा कर रही है। यहाँ अफगानी और सूडानी खानदान बड़ी तादाद में बरसों से आबाद हैं। मैं बड़ी हद तक पश्तो ज़ुबान बोल लेता हूँ, इसलिए अफगानी बनकर रहूँगा। होमर सूडान का एक बाशिंदा बनकर रह सकता है। पाशा, तुम एक गूंगे कश्मीरी बन जाओ और अपने चेहरे से ये मेकअप उतार दो। पाशा ने पूछा, आफरीन का क्या बनेगा? वो एक कश्मीरी औरत है और वह सफ़र के दौरान हमसे दूर रही है, इसलिए हमारी साथी नहीं समझी जाएगी। अब हम नए भेस में रहेंगे तो वो हमारे साथ रह सकेगी। वो सब श्रीनगर के रेस्ट हाउस में थे। उन्होंने फ़ौरन अपने अपने चेहरे से मेकअप साफ किए, फिर अपना सामान उठाकर रेस्ट हाउस छोड़ दिया। भारतीय फौज का अफसर एक ट्रांसमीटर के जरिए अपने सुराग रसानों से रब्ता कर रहा था। शेख अब्दुल्ला की तरह वहाँ कुछ गद्दार और बेज़मीर मुसलमान भी थे जो कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ सुराग रसानी करते थे। कुछ हिंदू कश्मीरी थे जो मुसलमान के पड़ोसी या मोहल्लेदार थे या दोस्त बनकर पीठ पीछे दुश्मनी करते और उनकी खबरें भारतीय फौज तक पहुंचाते। ऐसे तमाम सुराग रसानों को ये इतला दी जा रही थी कि पारस नामी एक दहशतगर्द और भारत दुश्मन तखरीबकार श्रीनगर या उसके मुजाफात में है। उसके साथ एक कश्मीरी लड़की होगी, उसके और भी साथी होंगे। वैसे वो अमूमन तन्हा रहता है। उसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो सांप की तरह जहरीला है, उस पर किसी सांप का जहर असर नहीं करता। दूसरी बड़ी पहचान यह है कि वह सांप की तरह आंखें खुली रखता है, पलकें नहीं झपकता है। वह हजार भेस में रहे अपनी मुसलसल खुली आंखों की वजह से पहचाना जा सकता है। पारस, आफरीन, पाशा और होमर श्रीनगर से 2 मील के फासले पर एक गांव में आ गए थे। आफरीन ने मर्दाना लिबास पहना था। पारस ने कहा, पहले तुम गांव में जाओ, तुम्हें मुकामी ज़ुबान आती है, मालूम करो इस गांव में मुसलमानों के कितने घर हैं और हम मुख्तलिफ मुसलमानों के घरों में रात गुजार सकते हैं या नहीं। वो एक पहाड़ी टीले के पीछे छुपे रहे। पारस ने कहा, पाशा, तुम यहाँ से उस गाँव तक तारीकी में देख सकते हो, इसलिए आफरीन पर नज़र रखो, कोई दुश्मन इस पर अचानक हमला कर सकता है। पाशा उसे देखने लगा। वह ढलान से उतरती जा रही थी। उसके हाथ में पेंसिल टॉर्च थी जिसे वो कभी कभी रोशन करके तारीकी में रास्ता देखती थी, फिर इसे बुझाकर आगे बढ़ती रहती थी। 20 मिनट तक चलते रहने के बाद वो एक गांव में दाखिल हो गई। वो एक दरख्त की आड़ में छुपकर दूर तक देखने लगी। मकानों के अंदर से आने वाली रोशनियों के बायस पहले जैसी रोशनी नहीं रही थी। वो पहले देखना चाहती थी कि गांव में मस्जिद कहाँ है, जहाँ होगी उसके अतराफ मुसलमानों के घर होंगे। वो सीधी उसी तरफ जाना चाहती थी। अमूमन गांव की मस्जिदों के मीनार और गुंबद नहीं होते, सिर्फ 4 दीवारी और कच्ची छत होती है, इसलिए मुख्तलिफ मकानों और दुकानों की आड़ में आफरीन को मस्जिद नजर नहीं आ रही थी। फिर किस्मत ने साथ दिया। उसी वक्त ईशा की अजान होने लगी। अजान सुनते ही वो सिमत बढ़ने लगी। अगरचा इब्तदाई शब्द थी, इसके बावजूद गांव में खामोशी और बेरानी थी। लोग शदीद सर्दी के बायस बाहर नहीं निकलते थे। अजान की आवाज़ पर सिर्फ नमाजी निकल रहे थे। वह मस्जिद के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कंबल को अच्छी तरह लपेट रखा था, सारों राधे चेहरे को भी छुपा लिया। नमाजी उसे देखकर जरा ठिठके, फिर आगे बढ़कर मस्जिद में चले जाते थे। एक नमाजी ने उसके करीब आकर पूछा, क्या तुम यहाँ अजनबी हो? वो बोली, हाँ, मैं एक मुसाफिर हूँ, पनाह चाहती हूँ। पाशा चट्टान के पीछे बैठा पारस से कह रहा था, आफरीन से गांव का एक बाशिंदा बोल रहा है और हैरान हो रहा है कि वो औरत है और तन्हा है। उसे पूछ रहा है कि वो कहाँ से आई है और तन्हा कहाँ जाएगी। आफरीन कह रही है कि उसे किसी घर में पनाह मिलेगी तो वो अपने मुतल्लिक सिर्फ अपने मेज़बान को बताएगी। अब वो अजनबी एक मकान की निशानदेही कर रहा है और आफरीन को मैं यहाँ से देख रहा हूँ, वो एक मकान की तरफ जा रही है। पारस ने कहा, तुम इस अजनबी की आवाज़ पर भी तवज्जो देते रहो। आफरीन से जो भी मिले उसकी आवाज़ और लहजे को याद रखो। वो बोला, मैं इस अजनबी को यहाँ से देख रहा हूँ। वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था, लेकिन आफरीन को एक मकान की तरफ रवाना करने के बाद खुद कहीं और जा रहा है। क्या वो नमाज़ पढ़ने मस्जिद में नहीं जा रहा? नहीं, उसने रास्ता बदल दिया है, मकानों के पीछे गुम हो गया है।
हाँ ज़रा एक मिनट, वो किसी से कुछ कह रहे हैं। मैं मुकामी ज़ुबान नहीं समझ सकता। दूसरा शख्स भी मुकामी ज़ुबान बोल रहा है। पाशा फिर तो कुछ गड़बड़ है, चलो उठो, गांव के करीब चलो और अब आफरीन के आसपास बोलने वालों पर पूरी तवज्जो रखो। वो तीनों चट्टान के पीछे से निकलकर गांव की तरफ जाने लगे। तारीकी में पाशा को सिर्फ रास्ता दिखाई दे रहा था, इसलिए पारस और होमर ने टॉर्च रोशन नहीं की। पाशा की तवज्जो आफरीन पर थी। फिर वो रुक गया और बोला, ज़रा एक मिनट, मुझे आफरीन और उसके मेज़बान की बातें सुनने दो। आफरीन ने एक बंद दरवाजे पर दस्तक दी। किसी ने दरवाजे के पीछे से पूछा, कौन है? वो बोली, मैं हूँ। एक मुसाफिर औरत हूँ और बिल्कुल तनहा हूँ। क्या मुझे पनाह मिलेगी? एक खातून ने दरवाज़ा खोला। लालटेन की रोशनी में उसकी आंखें बता रही थी कि वो रोती रही है। उसने कहा, अंदर आ जाओ, आराम से बैठो, मैं कावा बना कर लाती हूँ। आफरीन ने कहा, खातून, तुमने ये नहीं पूछा कि मैं रात को तनहा क्यों भटक रही हूँ? वो बोली, बेटी, खुदा तुम पर रहम करे, ऐसे सवालात करने वाली यहाँ मौजूद है। उसी वक्त भारी भरकम फौजी बूटों की आवाज़ें सुनाई दी। कमरे के दो मुख्तलिफ दरवाज़ों से एक फौजी अफसर और दो मुसल्लह सिपाही आए। अफसर ने कहा, हाँ तो जवाब दो, कहाँ से आई हो और कहाँ जाओगी? तुम्हारे साथी कहाँ छुपे हुए हैं? वो अपने चेहरे से कंबल हटाकर बोली, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं दहली से आई हूँ और अनंतनाग जाऊंगी। यह मेरे शनाख्ती कागजात और अभी शाम की फ़्लाइट का टिकट। अफसर ने टिकट और कागजात को तवज्जो से देखा, फिर पूछा, तुम श्रीनगर में रात गुजार सकती थी, यहाँ क्यों आई हो? वो बोली, श्रीनगर महफूज नहीं है। तुम लोगों के साथ मुजाहिदीन की झड़पें होती रहती हैं। श्रीनगर महफूज नहीं है तो वहाँ लाखों अफराद कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? वो लाखों अफराद गोला बारूद की आवाज़ें और तबाहकारियों के आदी हो गए हैं। मैं एक पुरअमन शहर से आई हूँ, इसलिए सुकून से गांव में रात गुजारना चाहती हूँ। तुम बातें खूब बनाती हो, मैं तुम्हें सच बोलने का मौका देता हूँ। नहीं बोलोगी तो टॉर्चर सेल में सब कुछ उगल दोगी। खातून ने कहा, बेटी, जो सच है वो बता दो। इन्होंने मेरी 14 बरस की बेटी को साथ वाले कमरे में बंद किया है। यहाँ कितने ही घरों में ये जुल्म हो रहा है। इन्हें पारस नामी किसी दुश्मन की तलाश है। ये कहते हैं आज अगर हमने किसी भी मुसलमान मुसाफिर को पनाह दी तो ये हमारी जवान लड़कियां ले जाएंगे और घरों को आग लगा देंगे। आफरीन ने कहा, ठीक है, आप पारस को या किसी मुसलमान मुसाफिर को पनाह ना दें, या आपकी लड़की को छोड़ देंगे। वैसे ऑफिसर, तुम्हारा वो टॉर्चर सेल कहाँ है जहाँ मुझे ले जाओगे? इस मकान के पीछे चंद कदम के फासले पर हमने एक मकान को अकूबत खाना बनाया है। बस्ती के पीछे हमारे फौजी ट्रक मौजूद हैं। 4 ट्रकों में 3 मुसल्ला जवान हैं। हमने बस्ती के हर घर में अपने 2-3 मुसल्ला सिपाही पहुंचा दिए हैं। तुम 1 घंटे तक इस मकान में इस औरत की बेटी के साथ कैद रहोगी। अगर तुम्हारे साथी हैं तो वह तुम्हें तलाश करने ज़रूर आएंगे। सिपाहियों ने अफसर के हुक्म से आफरीन को दूसरे कमरे में पहुंचाकर दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। लालटेन की मध्यम सी रोशनी में उसने एक खूबसूरत सी लड़की को देखा। वो सहमी हुई थी। आफरीन ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मेरी यही उम्र थी जब इन कुत्तों ने मेरे घर पर हमला किया था। मेरे माँ बाप को गोलियों से छलनी किया और मेरी आबरू की धज्जियाँ उड़ाई थी। वो लड़की आफरीन से लिपट कर बोली, मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कहीं छुपा दो। वो उसे सीने से लगाकर थपकते हुए बोली, अब ये 14 बरस की लड़की दूसरी बार नहीं लुटेगी, पारस सुन रहा है। पारस ने आफरीन को अच्छी तरह समझा दिया था कि दुश्मनों से सामना हो तो उनसे ऐसी बातें करना जिनके जवाब में वो डींगे मारकर अपने मुतल्लिक बताएं कि उनकी हिकमत अमली क्या है। अभी आफरीन ने जिस अंदाज में गुफ्तगू की थी, इसके जवाब में ऑफिसर ने बता दिया था कि उसका टॉर्चर सेल कहाँ है और उनके ट्रक और सिपाही बस्ती में कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। पारस ने यह सारी मालूमात पाशा के जरिए हासिल की। फिर वो तीनों उधर गए जिधर ट्रक खड़े हुए थे। पाशा ने दूर से तारीकी में खड़े हुए चारों ट्रक देखे और पारस से कहा, वहाँ 4 मुसल्ला सिपाही नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ 3 अदद सिपाहियों को होना चाहिए। पारस ने कहा, बाकी 26 सिपाही गांव के मुख्तलिफ घरों में छुपे हुए हैं। हमारे पास एरो शूटर हैं। ये तीर खामोशी से उनका काम तमाम कर देंगे, लेकिन तारीकी में सिर्फ तुम ही निशाना लगा सकते हो। पाशा ने खुले हुए एरो शूटर के मुख्तलिफ हानि हिस्सों को जोड़ा, फिर 4 अदद तीर अपने गिरेबान में रखे। इसके बाद ज़मीन पर बैठ गया। दोनों हाथों और घुटनों से रेंगते हुए ट्रकों की सिमत जाने लगा। पारस और होमर भी उसके पीछे थे। पारस ने पहले ही यह तय किया था कि पाशा अंधेरों का शहंशाह है, कश्मीर में बड़ा काम आएगा, इसलिए एक मलका हुस्न का चारा डालकर उसे ले आया था। वो ट्रक से कोई 20 गज के फासले पर आकर रुक गया। उधर सिर्फ एक ही मुसल्ला सिपाही दिखाई दिया, बाकी 3 दूसरे ट्रकों के पीछे थे। पाशा ने शूटर में तीर लगाकर निशाना लगाया, फिर ट्रैगर दबा दिया। तीर गया और उस सिपाही के सीने में पेवस्त हो गया। वो चीख ना सका, कराहता हुआ ज़मीन पर गिरकर साकित हो गया। वह तीनों फिर रेंगते हुए जगह बदलकर दूसरे ट्रक के पास गए। वहाँ 2 सिपाही खड़े बातें कर रहे थे। उनमें से एक सिगरेट पी रहा था। पारस ने कहा, मैं सुलगती हुई सिगरेट के अंदाजे पर निशाना लगाऊंगा, तुम इस दूसरे को ठिकाने लगाओ। दोनों ने एक एक एरो शूटर को संभाला। पारस ने ज़रा इंतज़ार किया। जब कश लगाते वक्त सिगरेट की आग ज़रा तेज़ हुई तो पारस ने आग से एक ज़रा ऊपर शूट किया। तीर सनसनाता हुआ गया, फिर पेशानी में पेवस्त ऐसे हुआ कि नोक खोपड़ी के पीछे से निकल आई। वो अंधे मुँह गिरा। पारस का शिकार भी खत्म हो चुका था। चौथे सिपाही की आवाज़ है, ये आवाज़ कैसी है? शंकर, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो?
वो बुड़बुड़ाता हुआ मरने वालों की तरफ आया। उसी वक्त एक तीर ने उसे भी अपने साथियों के साथ सुला दिया। वो तीनों तेजी से ट्रकों की तरफ आए। उनके पिछले हिस्से में काफ़ी असलाह था, टाइम बॉम्ब और हैंड ग्रेनेड भी रखे हुए थे। वो तीनों इन ट्रकों को ड्राइव करते हुए बस्ती से दूर ले गए। इन ट्रकों को भी एक दूसरे से दूर ले जाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह चौथा ट्रक भी ले आए। इनमें से एक एक थैला लेकर उनमें हैंड ग्रेनेड रखा, 7mm राइफलें ली। फिर एक एक टाइम बॉम्ब को हर ट्रक में ऑन कर दिया। हर एक की ब्लास्टिंग का वक्त मुख्तलिफ रखा। फिर वहां से दौड़ते हुए बस्ती की तरफ आ गए। पारस की हदायत के मुताबिक आफरीन थोड़े थोड़े वक्फे से कुछ ना कुछ बोल रही थी। दूसरे कमरे से अफसर ने डांट कर कहा, खामोश रहो, क्यों खामखा बोल रही हो? वो बोली, मुझे दिन रात बोलने की आदत है, जब बोलने को कुछ ना रहेगा तो गाने लगती हूँ। फिर वो कश्मीरी जुबान में एक गीत गाने लगी। पाशा ने दूर एक मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, आफरीन वहाँ है, मुकामी जुबान में कोई गीत गा रही है। वह चुप कर उस मकान की तरफ बढ़ने लगे। पारस ने घड़ी के रेडियम डायल को देखकर कहा, पहली ब्लास्टिंग होने वाली है। धमाके की आवाज़ पर सिपाही बेख्तियार बाहर निकलेंगे। कोशिश करना कि उस मकान से निकलने वाला एक भी सिपाही जिंदा न बचे। तीनों ने इस मकान को आगे पीछे से घेर लिया। फिर यक बार गया ऐसा दिल हिला देने वाला धमाका हुआ कि पूरी बस्ती के मर्द, औरतें और बच्चे चीखने लगे। आफरीन जिस मकान में थी उसके दोनों अगले पिछले दरवाजे खुले। फौजी अफसर और 2 सिपाही अपने गन्ने संभालते हुए बाहर आए। आगे से पारस ने, पीछे से पाशा और होमर ने उन्हें गोलियों से भून कर रख दिया। फिर दूसरे घरों से निकलने वाले सिपाहियों से ठन गई। काउंटर फायरिंग होने लगी। उसी वक्त दूसरा धमाका हुआ। मुसलसल धमाकों ने सिपाहियों को सोचने पर मजबूर किया कि मुजाहिदीन ने बड़ी ज़बरदस्त तैयारियों के साथ हमला किया है। वह बस्ती छोड़कर भागने लगे। भागने के दौरान कई सिपाहियां गोलियां खाकर गिरे। पता चला कि दूसरी तरफ से मुजाहिदीन आ गए हैं। भारतीय फौजी 2 तरफा हमलों की जद में आकर मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। यके बाद दीगरे 4 ज़बरदस्त धमाकों ने श्रीनगर के भारतीय मोर्चों में खलबली पैदा कर दी। उनके टेलीफोन खड़खड़ा रहे थे। ट्रांसमीटर पर कई आला अफसरान एक दूसरे से बोल रहे थे। दिल्ली के मिलिट्री हेडक्वार्टर में पूरी फौज को अलर्ट रहने का हुक्म दिया जा रहा था। उन्हें इस संदेश ने घेर लिया था कि चीन या पाकिस्तान ने अचानक ही हमला कर दिया, क्योंकि धमाके गैर मामूली नौयत के थे। शी तारक कमांडर के दिमाग में चीख चीख कर कह रही थी, गलत समझोगे तो और नुकसान उठाओगे। ये हमले चीन और पाकिस्तान ने नहीं, फरहाद के बेटे ने किए हैं। ये बाप बेटों की रवायत है, वो छोटे मोटे हमले नहीं करते, दिल हिला देने वाले धमाके करते हैं और अपने मुखालफिन के असाब तोड़ फोड़ कर रख देते हैं। कमांडर ने कहा, मिस पूजा, हमारी तुम्हारी बात कौन मानेगा? कोई यकीन नहीं करेगा कि एक पारस ने तन्हाई से क़यामत के धमाके किए हैं। रिपोर्ट आई है कि 4 ट्रकों में गोला बारूद भरा हुआ है, वो सब तबाह हो गया। 2 फौजी अफसर और 10 सिपाही मारे गए हैं, पता नहीं जख्मी कितने हुए हैं। शी तारा पूजा के दिमाग में आई। पूजा अपने कमरे से निकलकर कमांडर के कमरे में आई। फिर बोली, तमाम आला हुकाम और फौज के आला अफसरान से कहो कि वालमी सतह पर वावेला करें और इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालें, लेकिन खुफिया तौर पर पारस को सुबह होने तक घेर लें। वो गिरफ्तार ना हुआ तो श्रीनगर से हमारी फौज के कदम उखाड़ देगा। वह भी इस गांव में या गांव के अतराफ कहीं होगा। पूजा सर पकड़कर एक सोफे पर बैठ गई। दूसरे लफ्जों में शी तारा ने सर पकड़ लिया था। ये बात समझ रही थी कि फौज जितना पारस से टकराएगी, पारस उतना ही आतिशफिशां बनता जाएगा। उसके एक्शन और उसकी तेज रफ्तारी को रोकने के लिए कोई और ही तदबीर करनी पड़ेगी। सोचते सोचते वो फिर पूजा के पास आई। उसके जरिए कमांडर से बोली, श्रीनगर और आसपास के इलाके में हमारे जितने मुसलमान मुखबर हैं, तुम उनसे टेलीफोन या ट्रांसमीटर के जरिए रब्ता करो। मैं तुम्हारे जरिए उनके दिमागों में पहुंचूंगी और एक नई चाल चलूंगी। पूजा, तुम देख रही हो कि मैं आराम करने आया था, अब वर्दी पहनकर हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर जा रहा हूँ। मेरे पास उन सुराग रसानों से रब्ता करने का वक्त नहीं है। वो गुस्से से बोली, जाते हो तो जाओ, मगर वहां जाकर कौन सा तीर मारोगे? पारस का बाल भी बीका नहीं कर सकोगे। जो कहती हूँ वो करो, वरना लट्टू की तरह नचा दूंगी। नाराज क्यों होती हो? वैसे ही दूसरे आला अफसरान इल्ज़ाम दे रहे हैं कि मैं महाज छोड़कर दहली ऐश करने आया हूँ। मेरी हदायत पर अमल करो, तुम्हारे सर से इल्ज़ाम टल जाएगा। अच्छी बात है, तुम मेरे अंदर रहो, मैं सफ़र के दौरान ट्रांसमीटर के जरिए सुराग रसानों की आवाज़ें तुम्हें सुनाता रहूंगा। पूजा ने सर झुका लिया। उसके अंदर शी तारा सोचने लगी, पारस बहुत चालाक है। वो जानता था कि श्रीनगर में भारतीय फौज के मोर्चे बहुत मजबूत हैं, इसलिए शहर से दूर गांव में फौजियों पर हमले करके उन्हें हरासा कर रहे। वो भी छोटे छोटे इलाकों में ही ऐसी वारदातें करता रहेगा, शहर में दाखिल होने की जरूरत नहीं करेगा। उसने तय कर लिया कि अब श्रीनगर में ही जहाद का मजा आएगा। वो पाशा और होमर के साथ उस मकान में था जहां आफरीन के लिए आई थी। कुछ मुजाहिदीन भी आ गए थे। पारस वगैरह से गले मिलकर एक दूसरे से मुतारिफ हो रहे थे। पारस ने पूछा कि आप लोग पैदाइशी कश्मीरी हैं? एक ने कहा, जी हाँ, हम यहीं के बाशिंदे हैं। आप कहाँ से आए हैं? पारस ने कहा, मैं रंगों और खुशबुओं के शहर पेरिस से आया हूँ। पेरिस में ऐसी रंगीनी है कि उन्हें देखकर आंखें हैरान रह जाती हैं। दुनिया की जितनी मशहूर तरीन खुशबुआत हैं वो सब पेरिस में तैयार होती हैं। मैं रंगों और खुशबुओं को छोड़कर आग और धुएं के माहौल में आया हूँ, क्योंकि मेरे दादा की ज़मीन जल रही है। मैं भी कश्मीरी हूँ। आफरीन उसे बड़ी मोहब्बत से मुस्कुरा कर देख रही थी और दिल ही दिल में कुर्बान हो रही थी। कश्मीरन को कश्मीरी मिला था।
एक कमरे में बड़ा सा दस्तरख्वान बिछा था। मेज़बान बहुत गरीब था, मगर दस्तरख्वान सब्जी गोश्त की डिशों और रोटियों से भर गया। पूरी बस्ती के मुसलमान अपने अपने घर का खाना ले आए और मुजाहिदीन की मेज़बानी करते हुए खुशी से खिले जा रहे थे और कह रहे थे कि मुजाहिदीन का इतना बड़ा हमला कभी किसी शहर में नहीं हुआ। अब हमारे गांव का नाम दूर तक रोशन हो गया। पारस ने खाने के दौरान अफगानी और कश्मीरी लिबास की फरमाइश की थी। ऐसे दर्जनों लिबास मुहैया कर दिए गए। खाने के बाद पारस अफगानी और पाशा कश्मीरी बन गया। मुजाहिदीन ने उन्हें अपने साथ चलने की दावत दी। पारस ने कहा, मैं जल्द ही आप लोगों से दोबारा मिलूंगा, फिलहाल मेरी मंजिल दूसरी है। वो मुजाहिदीन से मुसाफिया करके अपने साथियों के साथ गांव से बाहर आ गया। ओमर ने पूछा, सर अब क्या इरादा है? उसने कहा, हम ये रात श्रीनगर में गुजारेंगे। वह हैरानी से बोला, सर आप दुश्मनों के घर में जाकर सोना चाहते हैं? जब दुश्मन हर जगह तलाश कर रहे हो तो फिर दुश्मन ही के घर में छुपना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर में हमारी मौजूदगी की तवक्को नहीं करेगा। पाशा ने कहा, तुम्हारी बात समझ में आती है, फिर भी श्रीनगर ही जाना क्यों ज़रूरी है? मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी जाने बाहर जाने तमन्ना वो मलका हुस्न उसी शहर में होगी। वो अकीदत से लिपट कर बोला, पारस भाई तुम कितने अच्छे हो, मैं तुम पर कुर्बान हो जाऊंगा। तुम इस तरह लिपटे रहोगे तो मैं ही ख्वाम खा कुर्बान हो जाऊंगा। आफरीन और होमर हंसने लगे। पाशा ने उसे छोड़ दिया। फिर वो छोटा सा काफिला श्रीनगर की सिमत जाने लगा। आफरीन ने कहा, मैं भारतीयों और कश्मीरियों के तनाज़ा के मुतालिक पढ़ती रही हूँ। मैंने अंदाज़ा लगाया कि श्रीनगर में लाल चौक ऐसा इलाका है जहाँ मुसलमानों की खासी आबादी है और मुजाहिदीन की पोजीशन किसी हद तक मजबूत है। भारतीय फौजी इस इलाके में बेधड़क दाखिल नहीं होते हैं। बड़ी तैयारियों के बाद वहाँ दफ़ा 144 नाफिज करके घरों की तलाशी लेते हैं। पारस ने कहा, फिर तो हम उस इलाके में चलेंगे, लेकिन यह कैसे इल्म होगा कि शहर में वो इलाका लाल चौक कहाँ है? किसी से पूछेंगे तो उनकी नज़रों में मशकूक हो जाएंगे। बात दूर तक पहुंचेगी कि 3 अजनबी एक हसीना के साथ शहर में आए हैं। उनमें से किसी ने पूरा कश्मीर तो क्या, वहाँ का एक शहर भी नहीं देखा था। आफरीन 14 बरस की उम्र तक अनंतनाग में थी। उसने भी श्रीनगर कभी नहीं देखा था। पारस ने कहा, हमें एक गाइड की ज़रूरत है। अगर हम इस गांव से किसी कश्मीरी जवान को साथ ले आते तो बेहतर होता। होमर ने कहा, हम शहर में दाखिल होने से पहले किसी काम के काबिल एतमाद शख्स को तलाश कर लेंगे। अगर उस पर भरोसा होगा उसकी रहनुमाई कबूल करेंगे। उनके सामने एक मंजिल थी, मगर मंजिल तक पहुंचने का महफूज रास्ता नहीं था। इन हालात में तकदीर के भरोसे पर आगे बढ़ते रहना पड़ता है। वो चारों भी पेश आने वाले हालात से निमटने के लिए कुछ तकदीर और कुछ तदबीर पर भरोसा कर रहे थे। शीतारा तदबीर पर अमल कर रही थी। कमांडर सफ़र के दौरान एक एक सुराग रसां से रब्ता करता रहा और वह एक एक सुराग रसां के अंदर झांककर उनकी आवाज़ और लहजे की नकल एक कैसेट में रिकॉर्ड करती रही। कमांडर का हेलीकॉप्टर श्रीनगर पहुंच गया। उस वक्त तक शीतारा ने 15 मुसलमान और 25 हिंदू मुखबरों की आवाज़ें रिकॉर्ड कर लीं। उनमें चंद नौजवान लड़कियां भी थीं। कमांडर ने तमाम मुखबरों से कह दिया था कि एक टेलीपैथी जानने वाली उनके दिमाग में आया करेगी, उसके हर हुक्म की तामील की जाए, उसका नाम पूजा है। शीतारा ने पहले मुसलमान मुखबरों की तरफ तवज्जो दी। मालूम हुआ वो गरीब थे, रोटी और लिबास को तरसते थे। बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए तहरीक आज़ादी के खिलाफ हो गए। उनमें से कुछ नशे के आदी थे। महंगे नशे की तलब पूरी करने के लिए ज़्यादा रकम की ज़रूरत पेश आती रहती है, इसलिए वह अपने ही भाइयों के खिलाफ मुखबर बन गए। उसने उनके दिमाग में जाकर पहले ये मालूम किया कि उनमें से कौन मुखबर उस गांव से ताल्लुक़ रखता है जहां अभी ज़बरदस्त धमाके हुए थे। ऐसे 2 मुखबर सामने आए। एक की सोच ने बताया कि वो अनाज खरीदने शहर आया हुआ था। धमाके के वक्त गांव में नहीं था, मगर दूसरा वहां था। दूसरे की सोच ने बताया वो भारतीय फौजी अफसर के हुक्म के मुताबिक बस्ती के एक एक मुसलमान पर कड़ी नज़र रख रहा था। ऐसे वक्त उसे नशे की तलब हो रही थी, लेकिन ड्यूटी का ख्याल था। फिर इशा की अजान होने लगी। वो मस्जिद की तरफ जाने लगा। तब उसने एक अजनबी को मस्जिद के सामने देखा। उससे पूछा कि वो कौन है। जब उसने जवाब दिया तो पता चला वो औरत है और बस्ती के किसी घर में पनाह चाहती है। शीतारा ने पूछा, वो औरत कैसी थी, उसका हुलिया बताओ। वो कंबल में लिपटी हुई थी, अपना मुंह भी कंबल से छुपा रखा था। मैंने एक मकान की तरफ इशारा करके कहा कि उसे वहां पनाह मिल जाएगी। मैं जानता था वहां हमारे अफसर साहब 2 सिपाहियों के साथ मौजूद थे। जब वो गई तो वहां उसे पकड़ लिया गया। मैं दूसरे अफसर के पास जाकर रिपोर्ट देने लगा। ये बताओ कि धमाकों के बाद जब फौजी भाग गए तो क्या तुम वहां थे? जी हाँ, मैं बस्ती का आदमी हूँ। मुझे कोई दुश्मन और मुखबर की हैसियत से नहीं जानता, मैं वहीं था। फिर तो तुमने कंबल में लिपटी हुई औरत और उसके साथियों को गांव में जाते देखा होगा। मैंने नहीं देखा, मुझे नशा हो गया था। शीतारा ने गुस्से से कहा, कुत्ते के बच्चे, तुम ड्यूटी के वक्त नशा करते हो क्या? इसलिए तुम्हें बड़ी रकमें दी जाती हैं? देखो मादाम, तुम्हारे कुत्ते का बच्चा कहने के बाद भी मैं आदमी का बच्चा रहूंगा। मैं नशे की खातिर ड्यूटी करता हूँ, नशे की खातिर कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी के खिलाफ आप लोगों की ताबेदारी करता हूँ, इसलिए आइंदा मुझे गाली ना देना। वो गुस्से से बोली, जलील कुत्ते, 2 टके के मुखबर, गाली दूंगी तो क्या बिगाड़ लेगा? मैं बड़े सरूर में हूँ, तुम्हें भी बड़े सरूर में गालियां दूंगा, कुत्ती, कमीनी, हराम की पिल्ली।
शीतारा ने उसके दिमाग को एक झटका दिया। वह चीखें मारकर जमीन पर तड़पने लगा। एक ही दिमागी झटके में नशा हरण हो गया। वह दोनों हाथों से सर पकड़कर कराह रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके शाने पर सर है या नहीं, अगर है तो सर में दिमाग है या नहीं। वो बड़ी देर तक अजाब में मुब्तला रहा। फिर कुछ तकलीफ कम होती गई। वो उठकर टहलते हुए बोला, अरे तू कैसी चुड़ैल है, कहाँ से मेरे दिमाग में घुस आई है। लेकिन शीतारा किसी दूसरे मुखबर के पास जा चुकी थी। वो बोलता रहा, तुमने मेरे दिमाग को फोड़ा बना दिया है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर तुमने मेरा नशा उड़ा दिया है, मैं दूसरी पुड़िया कहाँ से लाऊं। वो उठकर खड़ा हो गया। फिर एक तरफ चलते हुए बोला, पुड़िया न जेब में है न घर में, और ये चीज़ गांव में मिलती नहीं है। अब रात के वक्त शहर जाना होगा, वरना नींद नहीं आएगी, सुबह तक नशे की तलब मार डालेगी। वो डगमगाता हुआ बस्ती से बाहर आ गया। शहर वहां से सिर्फ 2 मील के फासले पर था। वो उधर जाने लगा। ऐसी तलब के वक्त उसे अपनी महबूबा बहुत याद आती थी। उससे जुदाई के सारे जख्म ताज़ा हो जाते थे। यही फौजी उसे उठाकर ले गए थे, फिर पता नहीं कहाँ मार कर फेंक दिया था। ये बेबसी और मजलूमियत जब बहुत ज़्यादा तड़पाने लगी तो वह सदमा भुलाने के लिए नशे का आदी बन गया। आज ऐसा आदी हो गया था कि तलब पूरी करने के लिए अपना ज़मीर बेच रहा था। जो जालिम उसकी मोहब्बत को और उसकी मंगेतर को उठाकर ले गए थे, उनकी ताबेदारी कर रहा था। उसके बड़े अब्बा ने कहा था, मेरी बेटी अभी कम सिन है, 2 बरस बाद इसे तेरी दुल्हन बना दूंगा। आज वह इस दुल्हन को भुलाने के लिए नशा खरीद रहा था और कश्मीर का लहू बेच रहा था। वह शहर के पहले मोहल्ले में दाखिल हो गया। इस मोहल्ले में कश्मीर की मशहूर शॉलें तैयार होती थीं। शॉल बाफी के लिए घरों में खड्डियाँ और मिलों में मशीनें लगी हुई थीं। वहाँ रात को भी काम होता रहता। एक खड्डी वाले ने उसे देखकर कहा, ए समदू भाई, इधर रात के वक्त कैसे आ गए। वह अपने बदन को एक हाथ से दाबते हुए बोला, नशे की तलब बुरी होती है, पुड़िया ख़त्म हो गई, लेने आया हूँ। क्या अभी तुम पुड़िया खरीदने बट मालू जाओगे? हाँ, तुम तो जानते हो नशा उसी इलाके में मिलता है, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो। वो करीब आकर सरगोशी में बोला, मेरे घर में 4 अजनबी मेहमान हैं, वो मुसलमान हैं, इसलिए मैंने छुपा लिया है। वो लाल चौक जाना चाहते हैं। तुम लाल चौक से गुजर कर ही बटमालू जाओगे, क्या उन्हें पहुंचाते हुए जा सकते हो? मुखबर समदू के कान खड़े हो गए। गांव में आकर धमाके करके फौजियों को भगाने और वहां से कहीं जाने वाले भी 4 मुसलमान थे। समदू ने सरगोशी में पूछा, क्या वो चारों मर्द हैं? सहमे हुए मेज़बान ने कहा, एक औरत और 3 मर्द हैं। समदू भाई, यहाँ आसपास हिंदू ज़्यादा हैं, किसी ने फौज को खबर कर दी तो मेरे बीवी बच्चे मारे जाएंगे। समदू खला में तक रहा था और सोच रहा था, अगर वो फौज को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिम की निशानदेही करेगा, एक नहीं 4 मुजरिमों को गिरफ्तार कराएगा, तो इनाम में खासी बड़ी रकम मिलेगी। वह मुस्कुराकर सोचने लगा, अभी जिन मुजरिमों की खातिर इस टेलीपैथी जानने वाली चुड़ैल ने मुझे गालियां दी थी और मुझे जहनी अजाब में मुब्तला किया था, वो मुजरिम मेरे हाथ आ गए हैं। मैं इन्हें बड़े साहब के हवाले करके कहूँगा, मैं टेलीपैथी वाली से बड़ा दिमाग रखता हूँ, आइंदा उस चुड़ैल को मेरे पास कभी ना भेजना। मेज़बान ने पूछा, समदू भाई क्या सोच रहे हो? मैं जानता हूँ रास्ते में खतरा है। गश्त करने वाले सिपाही तुम्हारे साथ 4 अजनबियों को देखकर शुबा करेंगे, मगर अजनबी मेहमानों के पास हथियार भी हैं और बड़ी रकमें भी। तुम सिपाहियों को रिश्वत देकर उन्हें लाल चौक पहुंचा सकते हो। वो उसके शाने को थपक कर बोला, दोस्त फिक्र न करो, मैं मुसलमान हूँ, उन मुसलमानों पर आंच नहीं आने दूंगा। आओ मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। समदू उसके साथ चलता हुआ उसके मकान में आया। मकान के अगले हिस्से में शाल बाफी के लिए खड्डियाँ लगी हुई थीं। पिछले हिस्से में रिहाइश थी। वहाँ एक कमरे में पारस पाशा और होमर बैठे हुए थे। मेज़बान ने समदू को उनसे मुतारिफ कराया, फिर कहा, यह हमारा समदू भाई श्रीनगर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, ये तुम्हें लाल चौक तक पहुँचा देगा। समदू ने कहा, तुम तीनों के पास असला है, उसे यहाँ छुपा कर रखना होगा। सुना है तुम लोगों के पास बहुत रकम है, ये अच्छा है, सिपाहियों को रिश्वत देकर मंजिल तक पहुँच जाओगे। पाशा ने कहा, हम कहाँ पहुँचेंगे, तुम पहुँचाओगे? हाँ, मैं ही पहुँच जाऊँगा, मगर गाड़ी का बंदोबस्त करना होगा। मैं अभी जाकर किसी ऐसे गाड़ी वाले को लाता हूँ जो मुसलमान हो, मुझे 200 रुपया दे दो। पारस ने कहा, 200 नहीं 500 ले जाओ। वो पारस से नोट लेकर गिनते हुए सोचने लगा, सीधा यहाँ से थाने जाऊँगा और फ़ोन के ज़रिए मेजर साहब को मुसल्ला सिपाहियों के साथ बुलाऊँगा। यह अहमक मुजाहिदीन खुद ही मेरी ठोकर में आ गए हैं। वो नोटों को जेब में रखकर जाने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुँचकर ठिठक गया। उसे गुमशुदा महबूबा की आवाज़ सुनाई दी। उसने चौंक कर दोनों हाथों से सर को थाम लिया, मगर वह सदा दे रही थी, समदू। अगरचे बिछड़े हुए 5 बरस गुजर गए थे, मगर आवाज़ में वही तरन्नुम, वही अपनाइयत थी। वो पूछ रही थी, समदू ये तुम हो? उसने फौरन पलट कर देखा। वो अंदरूनी कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। अब वो पहली जैसी लड़की नहीं थी, 14 बरस की कच्ची कली नहीं थी। 19 बरस की उम्र में भरपूर औरत लग रही थी, मगर नाक नक्शा वही था, वही मुस्कुराती आंखें थीं। वो तड़प कर बोला, आफरीन ये तुम हो? पारस दोनों को सवालिया नज़रों से देख रहा था। आफरीन ने कमरे में आकर कहा, मैं इस दरवाजे के पीछे से तुम्हें देख रही थी और तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी। तुम तो बहुत बदल गए हो। हाँ, तुम्हारी जुदाई ने मुझे बदल डाला है।
मैं तुम्हें भुलाने के लिए दिन रात नशे में डूबा रहता हूँ, फिर भी तुम्हें भुला नहीं पाता। आफरीन ने झीम कर पारस की तरफ देखा, फिर कहा, समधू मैं तुम्हारी क्या लगती थी कि तुमने मेरे लिए ये हालत बना ली? तुम मुझसे पूछ रही हो, क्या भूल गई कि तुम्हारे अब्बा मेरे साथ तुम्हारी शादी करने वाले थे, मगर तुम कम सिन थी इसलिए शादी की बात टल गई। तुम खुद ही कहते हो मैं कम सिन थी, मुझे भी याद है 14 बरस की उम्र में मुझे अगवा किया गया था। मैं हैरान हूं कि तुम उस वक्त से मुझे दीवाना बार चाहते हो। मैं इस उम्र में तुम्हारी चाहत को समझ नहीं सकती थी और अब समझ रही हूं तो देर हो चुकी है। क्यों देर हो चुकी है? तुम अब तक कहाँ थी? इस घर में कहाँ से आई हो? वह पारस पाशा और होमर की तरफ इशारा करके बोली, ये मेरे साथी हैं, मेरे मोहसिन हैं, मुझे मेरे वतन में लाए हैं। समधू ने कहा, ओ खुदाया, तुम वही औरत हो जो गांव की मस्जिद के सामने कंबल में लिपटी हुई थी और मैं वहां तुम्हें पहचान ना पाया। मैंने जानबूझकर तुम्हें फौजियों के हवाले करने के लिए उस मकान में भेजा था। यह कहकर वो हंसने लगा। उसकी हंसी जोरदार कहकों में बदलने लगी। आफरीन ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? अपनी कमबख्ती पर हंसी आ रही है। मैं तुमसे मिलने की दुआएं दिन रात मांगता रहा और तुम मिली तो मैं तुम्हें फिर एक बार भारतीय फौज के हवाले करने वाला था। अभी तुम्हारे साथी से 500 रुपये लेकर मेजर सक्सेना को इतला देने वाला था कि तबाही मचाने वाले 4 मुसलमान इस घर में छुपे हुए हैं। आफरीन ने बेयकीनी से पूछा, क्या वाकई तुम ऐसा करने वाले थे? वो मुट्ठियां भींच कर बोला, हाँ ऐसा करने वाला था। तुम्हारी जुदाई ने मुझे नशे का आदी बना दिया और नशे की तलब ने भारतीय फौज का दलाल। आज तुम्हें आंखों के सामने देखकर यह सच्चाई मालूम हो रही है कि मैं ज़मीर फरोश हूँ, बुज़दिल हूँ। जो फौजी तुम्हें उठाकर ले गए, मैं उनका कुछ ना बिगाड़ सका तो उनका कुत्ता बन गया। वो टेलीपैथी जानने वाली मेरे दिमाग में आकर मुझे कुत्ता कह रही थी। ठीक ही कह रही थी। पारस ने चौंक कर समधू को देखा। यह समझ गया कि उसके अंदर शीत आ रही होगी। उसने अपनी जगह से उठकर कहा, आफरीन, यह मुबारक मौका है कि बरसों के बाद अपने कज़न से तुम्हारी मुलाकात हुई, लेकिन इसके दिमाग में शीत आ आती है, शायद अब भी मौजूद हो और हमारी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा चुकी हो। समधू ने हाथ उठाकर कहा, मिस्टर, ज़रा 1 मिनट, अभी ना जाओ। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अब वो मेरे अंदर नहीं आती है। समधू, तुम नशे के आदी हो, उसे अपने दिमाग में महसूस नहीं कर रहे हो। आप मेरी बात पूरी सुने। मैंने उसे गालियां दी थी, उसने मेरे दिमाग में जलजला पैदा किया था। क्या इतनी दुश्मनी के बाद वो आएगी? क्या तुमने वाकई उसे गालियां दी थी? हाँ दी थी, क्योंकि उसने मुझे कुत्ते का बच्चा कहा। पारस ने मुस्कुराकर कहा, मैं उस मगरूर के मजाज को खूब समझता हूँ। इतनी गालियां सुनकर उसने तुम्हें सजा दी है। शायद अब नहीं आएगी, लेकिन किसी वजह से आ भी सकती है। अगर तुम आफरीन की सलामती चाहते हो तो हमसे दूर हो जाओ और हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करने दो। मैं जिसके लिए दिन रात दुआएं मांगता रहूं, उसे नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। तुम सब मेरे साथ हथियार लेकर चलो। मैं तुम लोगों को लाल चौक पहुंचाकर ऐसी चाल चलूंगा कि दुश्मनों को कभी तुम्हारा पता ठिकाना मालूम नहीं होगा। पारस ने कहा, मैं आफरीन के लिए तुम्हारे जज्बात समझता हूँ। तुम वाकई इस पर और हम पर आंच नहीं आने दोगे, लेकिन टेलीपैथी के सामने बेबस हो जाओगे। वो तुम्हारे दिमाग में घुसकर हमारा ठिकाना मालूम कर लेगी। समधू ने अचानक रिवॉल्वर निकालकर उसकी नॉल अपनी कनपटी से लगाकर कहा, नहीं घुसेगी, मेरे दिमाग में कभी नहीं घुस पाएगी। आज मैं भारतीय फौज का दलाल नहीं, अपनी आफरीन का दीवाना हूं। मैं आफरीन की कसम खाकर कहता हूं, तुम सबको लाल चौक पहुंचाते ही खुदकुशी कर लूंगा। आफरीन ने कहा, पागल हुए हो? रिवॉल्वर कनपट्टी से हटाओ। नहीं हटाऊंगा। मुझ में यह हौसला उस वक्त होता जब तुम्हें अगवा किया जा रहा था तो मैं सिपाहियों से लड़ते लड़ते मर जाता। आज तुम्हारी हिफाजत करने वाली ये 3 साथी हैं। मैं इस इत्मीनान से मरूंगा कि आइंदा तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। पारस ने कहा, ठीक है, तुम शीतारा का रास्ता रोकने के लिए, हम सबको सलामत रखने के लिए अपनी जान दे दोगे, लेकिन पहले हमें लाल चौक तो पहुंचाओ। पहले यकीन तो करो कि आफरीन एक महफूज मुकाम तक पहुंच गई है। उसने कनपटी से रिवॉल्वर हटाकर जेब में रख लिया, फिर कहा, मेरा इंतजार करो, मैं गाड़ी लेकर अभी आता हूं। वो चला गया। पारस ने पाशा को इशारा किया। वो एक जगह बैठकर समधू की तरफ ध्यान देने लगा। इंतजार करने लगा कि वो बाहर जाकर किसी से बातें करे तो उसकी गुफ्तगू सुनता रहे। आफरीन ने पारस के करीब आकर उसके बाजू को थाम कर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं समधू के इश्क और उसकी दीवानगी से कतई बेखबर थी? हाँ, मुझे यकीन है। तुम अनजाने में उसकी दीवानगी का सबब बनती रही हो और मुझे यकीन है कि तुमने होश संभालने के बाद किसी को दिल से चाहा है तो मैं हूँ। वह बहुत खुश हो रही थी। पाशा ने कहा, समधू ने एक गाड़ी किराए पर हासिल कर लिया है। ड्राइवर मुसलमान है, मैं उसकी बातें भी सुन रहा हूँ, उस पर भरोसा किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी आ गई। पारस ने चुपके से कहा, आफरीन, तुम समधू के साथ बैठो, इस बेचारे का दिल रखो। नहीं पारस, इस तरह उसकी गलत फहमी बढ़ेगी, वह मुझसे कुछ ज़्यादा ही तवक्कुआत रखने लगेगा। तुम उसके साथ रहकर समझाओ कि तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो। वह तुम्हें महबूबा ज़रूर समझे, लेकिन मोहब्बत किसी को पा लेने का नाम नहीं है। वह सब गाड़ी में बैठने लगे। आफरीन समधू के पास आकर बैठ गई। जब गाड़ी चल पड़ी तो वो बोला, यह सब कुछ ख्वाब सा लग रहा है। यूं लगता है आंख खुलेगी तो तुम हमेशा की तरह गुम हो जाओगी। वो बोली, अपनी दीवानगी पर काबू रखो। तुमने मिलने की तमन्ना की, तकदीर ने हमें मिला दिया। हम आइंदा भी मिलते रहेंगे, लेकिन सिर्फ दोस्त बनकर। मैं तुम्हारे ताऊ की बेटी हूँ और तुम्हारी बेहतरीन दोस्त। इससे ज़्यादा कुछ और ना सोचो, कुछ और ना चाहो। वो सर झुकाए खामोश बैठा रहा, फिर बोला, इन 5 बरसों में किसी ने तुम्हें मुझसे छीन लिया है? किसी ने जबरन नहीं छीना है। मैं मोहब्बत और अकीदत से उसकी हो गई हूँ। वह मेरा डॉक्टर है, मेरे कैंसर का इलाज कर रहा है।
समधू ने चौंक कर उसे देखा, फिर बेयकीनी से पूछा, क्या मजाक कर रही हो? नहीं, मेरे किसी भी साथी से पूछ लो, मैं मौत के साथ साथ चल रही हूँ। तुम या कोई भी मुझसे कितनी मोहब्बत कर सकता है, इतनी कि मुझे मौत से ना बचा सका तो खुद मेरे लिए मर सकता है। लेकिन मेरा डॉक्टर ना खुद मरेगा ना मुझे मरने देगा। वो मेरी मौत से लड़ रहा है और मुझे नई जिंदगी देता जा रहा है। शायद मैं तबई उम्र जी सकूं। वो बोला, फिर तो मैं उस डॉक्टर को सलाम करता हूँ। मेरी मोहब्बत का तकाजा है कि तुम जिंदा रहो। वो डॉक्टर कौन है? वो जो पीछे बैठा है, पारस, मेरा महबूब, मेरा डॉक्टर, मेरी जिंदगी, मेरी मुसरतों का महवर और मरकज। गाड़ी रुकने लगी। सामने सड़क के किनारे फौजियों का एक ट्रक खड़ा दिखाई दिया। एक मुसल्लह फौजी गाड़ी को रुकने का इशारा कर रहा था। पारस वगैरह ने हथियारों को कदमों के नीचे छुपा रखा था। गाड़ी रुकते ही समधू ने उतरकर अपना आइडेंटिटी कार्ड अफसर को दिखाया। अफसर ने इसे पढ़कर मुतमईन होने के बाद कहा, अच्छा तो तुम कमांडर साहब के खास मुखबर हो। ये तुम्हारे साथ कौन लोग हैं? वो जो सामने बैठी है कमांडर साहब की साली है, पीछे उनके रिश्तेदार हैं। आप इनसे पूछकर तसल्ली कर लें। ठीक है, जाओ। वो गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी आगे चल पड़ी। सबने इत्मीनान की सांस ली। पारस ने कहा, भाई समधू, तुमने तो कमाल कर दिया। मुकाबले की नौबत नहीं आई, हमें साफ बचा कर ले आए। उसने मोहब्बत से आफरीन को देखा, फिर कहा, मैं नहीं चाहता था कि गोलियां चलें और कोई गोली आफरीन की तरफ आए। मिस्टर पारस, मैं तुम्हारी तरह इसकी खौफनाक बीमारी से लड़ नहीं सकता। इसके दुश्मनों से तो लड़ सकता हूँ या उसे लड़ाई से दूर रख सकता हूँ। पारस ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो मगर बहुत जज्बाती हो। क्या लाल चौक में क्याम के लिए कोई होटल है? मेरे एक दोस्त का मकान है, वो खाली पड़ा रहता है क्योंकि वो तन्हा है। कारोबार के सिलसिले में दिल्ली जाता आता रहता है। आजकल यहाँ है। तुम सब उस पर भरोसा कर सकते हो। वो लाल चौक पहुंच गए। गाड़ी बाजार से गुजरती हुई रिहायशी मोहल्ले में आई। फिर एक मकान के सामने रुक गई। समधू ने गाड़ी से उतरकर उस मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुल गया। एक शख्स नजर आया। समधू से मुसाफिर करते हुए अंदर चला गया। पाशा उस पर तवज्जो दे रहा था। इस मोहल्ले में बड़ी रौनक थी। गली के मोड़ पर एक मकान की दीवारों पर रंग बिरंगे कुमकुमे रोशन थे। औरतों की गीत गाने की आवाज़ें आ रही थीं। इस घर में यकीनन शादी की तकरीब होगी, इसलिए इतनी चहल पहल थी। सर्दी में इजाफा हो गया था। खुली फिजा में कोहर की धुंध छाई हुई थी। इस धुंध में रंगीन कुमकुमे धुंधले से दिखाई दे रहे थे। समधू मेजबान के साथ मकान से बाहर आया। मेजबान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर कहा, तशरीफ़ लाएं। आप सबकी आमद मेरे लिए बायस मुसरत है। उसने हर एक से मुसाफिया करते हुए कहा, मेरा नाम मुराद अली है। समधू ने आपके मुख्तसर हालात बताए हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ आप मेरे मकान में महफूज रहेंगे। हम सब भी मुसलमान हैं। कोई एक दूसरे के खिलाफ मुखबरी नहीं करता। वो सब बातें करते हुए मकान के अंदर आए। वो खाने का इंतजाम करना चाहता था। पारस ने मना कर दिया क्योंकि वो गांव से खाकर चले थे। आफरीन कावा तैयार करने समधू के साथ बावर्ची खाने में गई। पारस मुराद अली से उस शहर के मुतालिक मालूमात हासिल करने लगा। आफरीन एक ट्रे में कावे से भरी केतली और प्याली ले आई। वो सब कावा पीने के दौरान ये तय करते रहे कि कभी फौजियों ने आकर पूछगिछ की तो हम मुराद अली से कैसी रिश्तेदारी जाहिर करेंगे। मुराद ने कहा, मैं अभी जा रहा हूँ। मोहल्ले वालों को आप लोगों के मुतालिक समझाऊंगा। आप मर्द हैं। मुझे और समधू को मिलाकर हम 5 हो गए हैं। एक घर में 5 मर्द हों तो फौजी मुजाहिदीन का शुबा करते हैं। हम सब मुख्तलिफ घरों में तकसीम हो जाएंगे। यहाँ के मुसलमान मुजाहिदीन को अपने यहाँ मेहमान रखने में फ़ख्र महसूस करते हैं। वो और समधू बाहर जाने लगे तो पारस ने कहा, समधू अपना रिवॉल्वर मुझे दो, हमें तुम्हारी ज़िंदगी चाहिए। वो बोला, मैं अपने फ़ैसले पर अमल करूँगा वरना मेरी ज़िंदगी तुम सबके लिए मुसीबत बन जाएगी। मुराद अली को समधू के फ़ैसले के मुतालिक बताया गया। मुराद ने कहा, अगर कोई औरत दिमाग में आती है तो यह तशवीश की बात है। वह समधू के ज़रिए यहाँ के ठिकाना मालूम कर लेगी। पारस ने कहा, मुझे यकीन है वो दोबारा समधू के दिमाग में नहीं आएगी। अगर आएगी तो मैं उससे निमट लूँगा, लेकिन हम में से कोई समधू की खुदकुशी गवारा नहीं करेगा। वो बोला, मुझे आफरीन की ज़िंदगी और सलामती अजीज़ है। मैं यहाँ से दूर जाकर अपने फ़ैसले पर अमल करूँगा। पारस ने अपनी गन सीधी की, फिर आफरीन को निशाने पर रखकर बोला, मैं इसे नई ज़िंदगी दे रहा हूँ तो मौत भी दे सकता हूँ। जब भी मुझे तुम्हारी मौत की खबर मिलेगी मैं इसे मार डालूंगा। समधू गुस्से से लरस कर बोला, आफरीन पर से गन हटा लो वरना अच्छा नहीं होगा। यही मैं कह रहा हूँ। तुम खुदकुशी करोगे तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे बाद आफरीन नहीं रहेगी। आफरीन ने कहा, समधू मैं तुम्हें चाहती हूँ और कसम खाती हूँ कि खुदकुशी करोगे तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। वो उसके महबूबाना अंदाज में सरशार होकर बोला, क्या मैं इतना खुश नसीब हूँ कि तुम मेरे लिए जान दे सकती हो? हाँ, मैं कसम खा चुकी हूँ। तुम बहस न करो, रिवॉल्वर पारस को दे दो। हम सब मिलकर उस टेलीपैथी जानने वाली से निपटेंगे। उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला। आफरीन उसके करीब आई। उसने मोहब्बत से मुस्कुराकर उसे देखा, फिर वो रिवॉल्वर उससे लेकर पारस को दे दिया। रात का 1 बज रहा था। शीतारा ने खाना नहीं खाया। वह तमाम मुखबरों के ख्यालात पढ़ने और उन्हें इस गांव से श्रीनगर तक दौड़ाने में मसरूफ़ थी। वह समझ रही थी कि पारस अभी इन्हीं इतराफ़ में होगा। उसके तमाम मुखबर श्रीनगर के आसपास के इलाकों में गाड़ियां दौड़ाते फिर रहे थे। सिर्फ एक गलती कर रही थी कि श्रीनगर में पारस की तवक्को नहीं कर रही थी। उसे यकीन था कि पारस इन मुजाफात से निकल नहीं पाएगा। दाइमा ने कहा, बेटी ऐसी भी क्या मसरूफियात हैं, रोटी तो खा ले। बस थोड़ी देर और माँ जी, वो कहीं ना कहीं गिरफ्त में आ जाएगा।
अगर मुझसे ज़रा सी कोताही होगी तो वो हाथ से निकल जाएगा। रात का 1 बज चुका है। तू खाते खाते भी ख्याल ख्वानी कर सकती है। मैं सालन गर्म करके ला रही हूँ। वो किचन में गई। शीतारा ने कमांडर के पास पहुंचकर पूछा, कोई खबर मिली? हाँ, वो शायद श्रीनगर में कहीं है। क्या तुम अंदाजे से कह रहे हो? अंदाज़ा भी कह सकती हो। हमारी पेट्रोलिंग फोर्स ने बटमालू के रास्ते में एक गाड़ी रोकी थी। उसमें से एक शख्स ने अपना ड्यूटी कार्ड निकाल कर दिखाया। वो मेरा एक मुखबर था। उसने आर्मी के ऑफिसर को बताया कि गाड़ी में कमांडर की साली और रिश्तेदार बैठे हैं, जबकि मेरी कोई साली और रिश्तेदार इस शहर में नहीं है। इसका मतलब है वो झूठ बोलकर और फ्रॉड करके कश्मीरी बागियों को कहीं ले गया। अगर उनके साथ सिर्फ एक औरत ही तो फिर उस औरत के साथ ज़रूर पारस होगा। वो मुखबर भी कोई फ्रॉड ही था। बटमालू से लाल चौक की सिमत जा रहा था। लाल चौक में मुसलमानों की खासी आबादी है। वहाँ अक्सर बागी बना लेते हैं। तुम इस इलाके को चारों तरफ से घेर कर तमाम इलाकों की तलाशी का हुक्म दो। वहाँ तलाशी का काम शुरू करने से पहले क्रैकडाउन करना होगा, जबकि हम दफ़ा 144 नाफिज नहीं कर सकते। इस इलाके के 3 घरों में शादियाँ हो रही हैं। ऐसे में फौजी कार्रवाई मुनासिब नहीं होगी। सारे मुसलमान घरों से निकल आएंगे। अगर मैं उन्हें किसी घर से ढूंढ निकालूं तो फौज वहां जाकर उन्हें गिरफ्तार कर सकेगी। बेशक मुजरिम पाए गए तो फिर उस घर तक हमारे सिपाही जा सकेंगे। उसने 4 मुखबरों को ख्याल ख्वानी के जरिए बारी बारी मुखातिब किया। उनमें से 2 औरतें और 2 मर्द थे। उन चारों को हुक्म दिया कि वो लाल चौक के रिहायशी इलाके में जाकर मालूम करें कि आज किस घर में नए मेहमान आए हैं। औरतें शादी वाले घरों में जाकर बहुत सी मालूमात हासिल कर सकती थीं। दाई माँ ने उसके सामने मेज़ पर खाने की प्लेटें रखते हुए कहा, अब रात के 2 बजने वाले हैं। भगवान के लिए ख्याल ख्वानी बंद करो और जिंदा रहने के लिए कुछ खाओ। शीतारा ने मुस्कुराकर रोटी का एक लुकमा मुंह में रखा। वह बहुत खुश थी। उसे यकीन था कि खाना खत्म होते होते लाल चौक के किसी मकान में पारस को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। आदिल खून के घूंट पी रहा था। उसे अपनी लैला भाभी से बहुत मोहब्बत थी। उसे सुपुर्द खाक करते वक्त तो वो कब्रिस्तान में था। गुस्से और जुनून में वहां खड़े हुए मुसल्ला सिपाहियों पर हमला करना चाहता था, लेकिन हीरो ने उसे जकड़ लिया। सारा और ऐना ने समझाया, सब्र करो। भाभी के कातिलों को उनकी कब्रों तक दौड़ाया जाएगा और उन्हें जिंदा दफन किया जाएगा। पहले अपने भाईजान से रब्ता होने दो, देखो कि वो इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं। फिर मैंने एटमी प्लांट तबाह करने के बाद उससे रब्ता किया। वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा, मेरी फैमिली में कोई इस तरह नहीं रोता है, ख्वाह कैसी ही क़यामत गुजर जाए। फ़ौरन जज्बात पर काबू पाओ, वरना मेरी फैमिली से खारिज हो जाओगे। वांसू पहुंचते हुए अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, दिल को पत्थर बनाना बहुत मुश्किल होता है। मैं जा रहा हूँ, फिर आऊँगा। मेरे आने तक तुम्हें पत्थर हो जाना चाहिए। वह सब सारा की कोठी में आ गए। मैंने हीरो के दिमाग में आकर कहा, मैं पेरिस वापस जा रहा हूँ। मेरा मशवरा है तुम भी चले आओ, तुम्हें वहाँ की शहरियत मिल जाएगी। यहाँ रहोगे तो यहूदी पीछे पड़े रहेंगे। वो बोला, मिस्टर फरहाद, लैला भाभी के सिलसिले में मेरे पास ताज़ियत के लिए अल्फाज नहीं है। ताज़ियत का बेहतर तरीका यह है कि मैं कातिल को जिंदा ना छोड़ूं, और मैं कसम खाता हूं कि मैंने बात काट कर कहा, रुक जाओ, कोई कसम ना खाना। मैं दुश्मनों का नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुका हूं। अगरचे कातिल जिंदा और रूपोश है, ये जानते हुए भी मैं वापस जा रहा हूं और तुम्हें भी यहाँ से जाने का मशवरा दे रहा हूँ। मैं हैरान हूँ तुम उसे जिंदा छोड़कर क्यों जा रहे हो। मैं और मेरी फैमिली बाबा साहब की दारी की पाबंद है। जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी की हदायत पर किसी हिल्लो-इज्जत के बगैर अमल करते हैं। उनकी हदायत है कि कातिल को ढील दी जाए। जो इंतकामी कार्रवाई हो चुकी है वो बहुत है। इसके बाद मैं कुछ करूँगा तो वो फिरौनियत होगी। यह हदायत दिल को लगती हैं। ताज्जुब है, आप बेपनाह जहानत और ताकत के मालिक होकर भी किसी के पाबंद हैं। जहानत और ताकत अल्लाह ताला की याद करदा पाबंदियों में ना रहे और अपने आकिल और दीनदार बुजुर्गों के ताबे फरमान ना रहे तो वो ताकत वाला शैतान बनता चला जाता है। आपने मेरे इंतकामी जोश व जुनून को ठंडा कर दिया है। खुदा ने मुझे भी गैर मामूली सलाहियतें और बेपनाह जिस्मानी कुव्वत दी है। आपने ये बहुत अच्छी बात कह दी। मुझे भी खुद को पाबंदियों में रखना चाहिए। इसीलिए पेरिस जाने को कह रहा हूँ। जनाब तबरेज़ी साहब से मुलाकात करोगे तो दिल में नूर पैदा होगा और तुम्हारी जहानत को ऐसी नई ताजगी मिलेगी जिसके मुतल्लिक तुम अभी सोच भी नहीं सकते। तुम अभी सारा से मशवरा करो, मैं फिर आऊँगा। वो अपनी जगह से उठकर पोर्टेबल कंप्यूटर को उठाकर वहाँ से चलता हुआ ड्राइंग रूम में आया। वहाँ सारा इंटेलिजेंस के एक अफसर से बातें कर रही थी। उसे देखकर बोली, आओ हीरो, यहाँ बैठो और सुनो। उस अफसर से पता चला है कि मिस्टर फरहाद ने मिलिट्री हेडक्वार्टर के उस हिस्से को तबाह कर दिया है जहाँ गोला बारूद का जखीरा था। करोड़ों डॉलर्स का असला तबाह हो चुका है। हीरो मुस्कुराने लगा। वो बोली, तुम मुस्कुरा रहे हो? इसके बाद मिस्टर फरहाद ने एटमी प्लांट को तबाह कर दिया है। क्या तुम हमारे मुल्की और कौमी नुकसान का अंदाज़ा कर सकते हो? हीरो ने कंप्यूटर के जरिए कहा, यह किस्मत का खेल है। उस बंगले में लाला भाभी गई। याद करो, हमारा प्रोग्राम था कि स्टेडियम से वापसी पर हम उनके यहाँ जाएंगे। अगर चले जाते तो हम दोनों के चीथड़े उड़ जाते। फिर तुम कौमी नुकसान का दुखड़ा कहाँ रोती? वो बोली, लैला भाभी की, या हमारे हलाक होने का मतलब ये नहीं कि पूरे मुल्क को तबाह कर दिया जाए। ये तुम कह रही हो। मैं तो इस मुल्क को आग लगा देना चाहता था। मुझे मिस्टर फरहाद ने ऐसा करने से बाज रखा। अफसर ने कंप्यूटर स्क्रीन को पढ़कर कहा, मिस्टर हीरो, ये बात नाकाबिल यकीन है। जो हमें इतना ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है वो तुम्हें ऐसा करने से बाज रखेगा। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो हमारा हमदर्द बन गया? नहीं, तुम लोगों का हमदर्द तो शैतान ही होगा।
वो एक इंसान है, वो अपनी बीवी के कातिल को जिंदा छोड़कर वापस जा रहा है। अफसर ने खुश होकर कहा, क्या वाकई वो यहाँ से जा रहा है? हमें किसी तरह यकीन दिला दो कि वो जा रहा है, फिर हम दिल पर पत्थर रखकर इतनी तबाही और बर्बादी को बर्दाश्त कर लेंगे। वो ना भी जाए तो बर्दाश्त करोगे, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे। वैसे ये सच है कि वो जा रहा है। आइंदा यहाँ कोई हंगामा और तकरीबकारी नहीं होगी तो तुम लोगों को यकीन आ जाएगा। वो उठकर बोला, मैं अभी अपने आला अफसरान को ये खुशखबरी सुनाऊंगा। सारा, मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ आकर दरवाज़ा अंदर से बंद करने की जहमत करेंगी? वो अपनी जगह से उठकर अफसर के साथ चलती हुई ड्राइंग रूम से बाहर आई। अफसर ने कॉरिडोर से गुजरते हुए धीमी आवाज़ में कहा, फरहाद वापस जाने का ड्रामा करके हमें धोखा दे रहा है। क्या तुम्हारी अकल तस्लीम करती है कि इतनी तबाहियां फैलाने वाला जुनूनी शख्स एक कातिल को जिंदा छोड़कर चला जाएगा? नहीं, मेरी अकल नहीं मानती। तुम दुरुस्त कहते हो। फरहाद हीरो का और मेरा दोस्त बनकर मेरे मुल्क को तबाह करना चाहता है। मिस सारा उसकी गहरी साजिशों को समझना चाहती हो तो हमारे एक टेलीपैथी जानने वाले से बात करो। तुम्हें पता चलेगा कि इस मुल्क को तुम ही बचा सकती हो और ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा। मैं उस टेलीपैथी जानने वाले से कैसे बातें करूंगी? तुम तन्हाई में मिस्टर ब्रेन को फ़ोन करो और कहो कि उससे गुफ्तगू करना चाहती हो। वह तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। मैं पराई सोच की लहरें महसूस करते ही सांस रोक लेती हूँ, लेकिन अब नहीं रोकूंगी, उससे बातें करूंगी। अफसर बाहर चला गया। सारा ने दरवाज़ा बंद कर लिया। जहानत इसे कहते हैं कि आदमी किसी तदबीर पर अमल करते वक्त हर पहलू पर नज़र रखे, लेकिन अक्सर लोग कामयाबी का यकीन करते हुए बिल्कुल सामने की बात भूल जाते हैं। वह दोनों राजदारी से बातें करते वक्त ये भूल गए थे कि हीरो गैर मामूली समात के जरिए उनकी बातें सुन रहा होगा। जब वो वापस आई तो हीरो सेंटर टेबल पर रखे हुए कंप्यूटर को यूं चेक करने लगा जैसे कोई खराबी पैदा हो गई हो, और इस कंप्यूटर के साथ लगे रहने के बायस उसने उनकी गुफ्तगू ना सुनी हो। इस तरीक़ेकार ने सारा को मुतमईन कर दिया। वो उसके करीब बैठकर बोली, क्या इसमें कोई खराबी हो गई है? उसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। वो बोली, मैं ज़रूरी बातें करना चाहती थी, लेकिन तुम जवाब कैसे दोगे? उसने इशारे से पूछा, क्या बात है? उसने कंप्यूटर को उसके हाथों से लेकर मेज़ पर रख दिया, फिर उसके गले में बाहें डालकर पूछा, तुम मुझे कितना चाहते हो? वो उसे समेटकर ज़ुबान बेज़ुबानी से अपनी चाहत के ढेर सारे सबूत पेश करने लगा। वो बोली, यहाँ नहीं, दूसरे कमरे में ऐना और आदिल हैं, वो इधर आ जाएंगे। वो उसे दोनों बाजू में उठाकर उसके बेडरूम में आ गया। दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। वो बोली, हमें अपनी इस दवाजी ज़िंदगी के मुतल्लिक अहम फैसले करने चाहिए। मैं जानती हूँ तुम मेरे दीवाने हो, मैं जो कहूँगी वही करोगे। मैं दुरुस्त कह रही हूँ ना? हीरो ने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। उसने कहा, देखो, अभी तक तुम्हारा कोई मज़हब नहीं। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी सारा के मज़हब को कबूल करोगे। हाँ या ना में जवाब दो। उसने इशारे से हाँ कहा। वो खुश होकर उस पर कुर्बान होने लगी। फिर बोली, मेरी एक बात और मानोगे? हीरो ने दावेदारी से सर झुकाया। उसने कहा, एक मज़हब वाला दूसरे मज़हब का दोस्त कभी नहीं होता। अगर दोस्त बन भी जाए तो दोस्ती की आड़ में दुश्मनी करता है। ख़ास तौर पर एक मुसलमान कभी यहूदी से दोस्ती नहीं करता। हीरो ने उसका मुंह बंद कर दिया। वो चुप रही, मोहब्बत से सरशार होती रही। फिर बोली, हमारे यहूदी अकाबरीन ने बारहा फरहाद से दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो बड़ा चालबाज है। उसने हमसे दोस्ती की ताकि मेरे कंधे पर बंदूक रखकर मेरी यहूदी कौम को निशाना बनाए। वो दोबारा चुप हुई, हीरो को निशाने पर रखती रही। फिर बोली, मुझे उसकी बीवी की मौत का अफसोस है, लेकिन यह समझकर उसे हलाक नहीं किया गया कि वो फरहाद की बीवी है। यहूदी जासूस ने उस बंगले से हमारे मुल्क की अहम दस्तावेजात, फाइलें और वीडियो फिल्में हासिल की थीं, और उसे किसी गैर मुल्की सीक्रेट एजेंट का बंगला समझकर डायनामाइट रख दिया था। क्या इतने सारे राज चुराने की सज़ा एक मुजरिम को ना दी जाती? तुम इंसाफ से कहो। वो खुशी से इंसाफ कर रहा था। उसे एक हसीन लड़की का प्यार मिल रहा था। वो इंसाफ से प्यार ले रहा था और इंसाफ से प्यार दे रहा था। थोड़ी देर बाद उसे चुप सी लग गई। वो परेशान हो गई। दीवाने का प्यार ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वो मुश्किल में पड़ गई। उसने कहा, अब जाओ, आज हम समुंदर के किनारे जाएंगे, वहाँ खूब प्यार करेंगे। वो कंप्यूटर के बगैर गूंगा था, बोल नहीं सकता था, मगर बहरा भी हो गया था, सुनाई नहीं दे रहा था। सारा का सर चकरा रहा था। दरो दीवार घूमते हुए, डोलते हुए ऐसे लग रहे थे। फिर उसे होश ना रहा। वो गफलत की गहरी तारीकियों में डूबती चली गई। इंटेलिजेंस के उस अफसर ने कोठी के बाहर जाकर फ़ोन के जरिए ब्रेन आदम से रब्ता किया। फिर कहा, सर, हीरो का बयान है कि फरहाद ये मुल्क छोड़कर जा रहा है। मुझे तो यकीन नहीं है, लेकिन वह पूरे यकीन से कह रहा है। आइंदा यहाँ कोई तकरीबी कार्रवाई नहीं होगी। ब्रेन आदम की आवाज़ आई, मुझे भी यकीन नहीं है। वैसे 8 घंटे गुजर चुके हैं उसकी तरफ से, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हुई है। देखते हैं आज या कल तक क्या होता है। सर, सारा एक मुहब्बे वतन यहूदी है। मैंने उसे शीशे में उतार लिया है। वह किसी वक्त आपको फ़ोन करेगी और हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले को अपने दिमाग में आने की दावत देगी। यह तुमने खुशखबरी सुनाई है। सारा काबू में आएगी तो उसके साथ हीरो भी हमारी मुट्ठी में चलाएगा। मैं यहाँ मीटिंग में मसरूफ़ हूँ, कोई अहम बात हो तो फिर रब्ता करना। ब्रेन आदम ने रिसीवर रख दिया। उसे ज़ख्मी होने के बाद अस्पताल जाना चाहिए था, लेकिन वह एक कॉन्फ्रेंस हॉल में था। उसके ज़ख्म की मरहम पट्टी हो गई थी और एक तजुर्बेकार डॉक्टर उसे हमा वक्त अटेंड करने के लिए वहाँ मौजूद थे। आला हुकाम और आला फौजी अफसरान भी वहाँ मौजूद थे। 2 ज़बरदस्त धमाकों और तबाहियों ने यहूदी अकाबरीन के असाब कमज़ोर कर दिए थे। एटमी प्लांट की तबाही ने साबित कर दिया था कि वो मुझे किसी भी तरह इंतकामी कार्रवाइयों से रोक नहीं सकेंगे।
चंद अकाबरीन ब्रेन आदम के खिलाफ हो गए थे। गुस्से में पूछ रहे थे कि एक्सरे मैन सामने क्यों नहीं आता। क्या उसे फरहाद से छुपाकर मुल्क और कौम की तबाही और बर्बादी का तमाशा देखा जा सकता है? ब्रेन आदम ने कहा, आप हजरात देख रहे हैं कि 8 घंटे गुजर चुके हैं और उसने मजीद इंतकामी कार्रवाई का मुजाहरा नहीं किया है। आप यकीन करें या ना करें, वो यहाँ से वापस जा रहे हैं और ये खबर अभी मुझे फ़ोन पर मिली है। एक हाकिम ने कहा, वो कह रहा था कि लाला का कातिल सामने आ जाएगा तो वो उसे सजाए मौत देने के बाद इंतकामी कार्रवाई से बाज आ जाएगा। क्या एक्सरे मैन ने खुद को उसके सामने पेश कर दिया? एक्सरे मैन ने कोई जुर्म नहीं किया, हमारे बेशुमार राज चुराने की सजा उसे दी थी। आप हजरात नहीं जानते हमारा एक्सरे मैन कितना ज़हीन है। उसने कैसी हिकमत अमली से फरहाद को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। हम सब की दुआ है कि वो किसी भी तरह चला जाए, उसे मौत आ जाए। एक ने तंजिया अंदाज में कहा, हम उसके सामने ऐसे बेदस्तोपा और कमज़ोर हो गए हैं कि कमज़ोर औरतों की तरह उसे कोस रहे हैं। अगर वो जा रहे तो हमारी कमर तोड़ कर जा रहे। क्या बैनुल अक़वामी अदालत में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? हम ये साबित नहीं कर सकेंगे कि फरहाद ने यह तकरीबी कार्रवाई की है। क्या फरहाद के साथ वो बंदर आदमी भी यहाँ से जाएगा? हम अभी यकीन से नहीं कह सकते। हमारी कोशिश होगी कि वो ना जाए। हम उसे ताबेदार बनाकर अहम सुराग रसानी के काम ले सकते हैं। हो सकता है उसके पास गैर मामूली समात व बसारत के फार्मूले हों। बहरहाल वो हमारे बहुत काम आएगा। क्या फरहाद से रब्ता नहीं हो सकता? हम चाहते हैं वो अपनी ज़ुबान से मुल्क छोड़ने का यकीन दिलाए। उसकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। वो मेरे दिमाग में आता था मगर मुझे भी मुखातिब नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ अब यह इजलास बर्खास्त हो। मैं थक गया हूँ, ज़ख्म से टीसें उठ रही हैं, मैं ज़रा आराम करूँगा। वो सब जाने लगे। डॉक्टर ने पट्टी खोलकर उसके ज़ख्म को साफ़ किया, मरहम लगाया, फिर पट्टी बांधकर एक इंजेक्शन लगाया। इसके बाद ब्रेन आदम अपनी कार की पिछली सीट पर आकर बैठ गया। तब एक्सरे मैन ने कहा, मिस्टर ब्रेन, फरहाद चाल चल रहा है। यह चाहता है कि मुझे उसके जाने का यकीन हो जाए और मैं रूपोशी तर्क कर दूँ, खुलकर तुम लोगों के साथ काम करूँ ताकि वो किसी मौका पर मुझे आकर दबोच ले। शायद वो यही चाहता है। मेरी एक दरख्वास्त है, अब आप मेरे पास आकर उसके मुतल्लिक बातें न करें। हो सकता है वो मेरे अंदर हो, आप मुझे तंजीम से खारिज कर दें। ब्रेन, तुम मेरा दिमाग हो, मेरा बहुत मजबूत बाजू हो। मैं अपना बाजू अलग नहीं करूँगा। यह दुरुस्त है कि फरहाद तुम्हारे जरिए तंजीम के दूसरे बरादर तक पहुँचने की कोशिश करेगा। तमाम बरादर्स की भलाई के लिए तुम तंजीम से अलग हो जाओ, लेकिन मेरे लिए इसी तरह काम करते रहो। तुम्हारा जख्म भर जाए तो मैं तनवीम अमल के जरिए तुम्हें फरहाद की ख्याल ख्वानी से निजात दिलाऊंगा। एक्सरे मैन मार्टन अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मैंने उन सब की नींदें उड़ा दी थी। वो सोना भी चाहता तो उनके पास नींद ना आती। अब उसकी ज़िंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश यही थी कि मैं उसके मुल्क से चला जाऊं। वो पिछली बार ब्रेन आदम के दिमाग में और हेडक्वार्टर के एक हॉल में मुझसे गुफ्तगू कर चुका था। मेरी आवाज़ और लहजा उसके जहन में था। उसने मेरे दिमाग पर दस्तक दी। मैं हूँ एक्सरे मैन। मैंने पूछा, क्या नींद नहीं आ रही? हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती की है। मुझे कोई ऐसी सज़ा दो कि मैं बर्दाश्त कर सकूँ। सज़ा और जज़ा देने वाला खुदा है। हम इंसान छोटे मोटे तमाशे करते हैं जिनके नतीजे में खुदा याद आ जाता है। वैसे तुम्हारा आखिरी वक्त नहीं आया। बाबा साहिब के मोहतरम बुजुर्ग जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कत्ल ना करूं और यह मुल्क छोड़ दूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। तुमने जनाब तबरेज़ी साहब का हवाला दिया है तो मुझे यकीन हो रहा है। मैं कसम खाता हूं, कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी तुम पर ऐसे ही एहसान करूंगा। ये ख्याल दिल से निकाल दो कि मैंने एहसान किया है। मैं सिर्फ अपने बुजुर्ग की हिदायत पर अमल कर रहा हूँ। वो अल्लाह वाले हैं। ये जानते कि तुम्हारी मौत अभी नहीं होगी और मेरे हाथों से नहीं होगी, मगर एक दिन होगी। जाओ और अभी ज़िंदगी की बेशुमार सांसें लेते रहो। मैंने सांस रोक ली। बाबा साहब के इदारे से रब्ता किया और अपनी रवानगी के सिलसिले में मुतल्लिका अहदेदार से मशवरे करने लगा। हीरो के सिलसिले में भी गुफ्तगू की और कहा कि उसे जल्द अज जल्द फ्रांस की शहरियत दिलाई जाए और उसे पेरिस लाने के लिए खसूसी त्यारा रवाना किया जाए। एक्सरे मैन इस बात का मुंतज़िर था कि सारा किसी यहूदी टेलीपैथी जानने वाले को अपने दिमाग में बुलाएगी तो वो खुद जाएगा। वो पहले उसकी माशूक थी, फिर फिसलकर हीरो के पास चली गई। अब फिर उसे काबू में करने का मौका मिलने वाला था। वो उस अफसर के पास आया जो सारा की कोठी के बाहर ड्यूटी पर था। उसकी सोच ने बताया कि सारा 2 घंटे से कोठी के अंदर ही है। वो ना कहीं बाहर गई थी और ना ही वादे के मुताबिक ब्रेन आदम से रब्ता किया। एक्सरे मैन ने सोचा, पहले वो सांस नहीं रोकती थी। फरहाद ने उसके दिमाग को लॉक किया है। उसे फरहाद का लबोलहजा इख्तियार करके उसके अंदर जाना चाहिए। उसने यही किया। उसके अंदर पहुंचा तो मालूम हुआ वो अपने तौर पर भी उसके दिमाग में रह सकता है। वो सांस नहीं रोकेगी, बहुत कमज़ोर हो गई है। उसकी सोच ने बताया वो बेहोश हो गई थी। हीरो उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाया था। फिर कंप्यूटर के सामने शर्मिंदगी का इजहार कर रहा था। वो नकाहत के बायस बोलने के काबिल नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से बोली, मुझे तन्हा छोड़ दो, बाहर जाकर दरवाज़ा बंद कर दो। ये कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। फिर आंखें खोलकर देखा तो वो जा चुका था। वो सर पकड़कर सोचने लगी, इसके साथ कैसे गुजारा होगा। मैं इंसान हूँ, ये हैवान है। अगरचे इंसान की तरह, लेकिन इसकी सरशत में हैवानियत है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा होगा। ऐसा सोचते वक्त फिर सर चकरा रहा था, घबराहट सी हो रही थी। एक्सरे मैन उसके चोर ख्यालात पढ़कर मालूम कर रहा था कि वह एक नए मसले में उलझ गई है। उसने उसे मुखातिब किया, हेलो सारा, मैं तुम्हारा यहूदी दोस्त हूँ।
तुम्हारा मसला हल करने आया हूँ, क्या मुझ पर भरोसा करोगी? तुम कौन हो? मैं ब्रेन आदम का साथी हूँ, मेरा नाम टेरी आदम है। मैंने वादा किया था कि मुझे अपने पास तुमने वादा किया था कि मुझे अपने पास बुलाओगी। जब तुमने नहीं बुलाया और बहुत देर हो गई तो मैं तशवीश में मुब्तला होकर तुम्हारी खैरियत मालूम करने चला आया। तुमने अच्छा किया कि चले आए, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं हीरो का बुरा नहीं चाहती, वो दिल का बहुत अच्छा है। उससे दूर की दोस्ती हो सकती है मगर इस दवाजी रिश्ता नहीं हो सकता। तुमने छोटी सी बात को बहुत बड़ा मसला बना लिया है। मैं भी कह चुका हूँ कि तुम्हारा मसला हल करने आया हूँ, तुम कैसे हल करोगे? तुम अभी थकी हुई हो, बहुत कमज़ोर हो, अभी सो जाओ। बेदार होने के बाद तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक्सरे मैंने उसे आंखें बंद करने पर मजबूर किया, फिर थपक थपक कर सुला दिया। जब वो गहरी नींद में डूब गई तो उसके ख्वाबिदा दिमाग पर तन्वीमी अमल करने लगा। वह सहरज़दा होकर उसकी मामूल बनती चली गई। तब उसने पूछा, सारा, मैं कौन हूँ? उसकी सहरज़दा सोच ने कहा, तुम मेरे आमिल हो। हाँ, और तुम्हारा वो आशिक भी हूँ जिसे तुमने एक बंदर आदमी के लिए ठुकरा दिया। मैं इंसान हूँ, इसकी तरह जानवर नहीं हूँ। तुम्हारा हम मज़हब हूँ, हम वतन हूँ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मुझसे इश्क करो और मेरी दीवानी बनकर सिर्फ मेरी तमन्ना करो। मैं तुम्हारी ताबेदार हूँ, तुमसे इश्क करूँगी और तुम्हारी दीवानी होकर सिर्फ तुम्हारी ही तमन्ना करूँगी। तुम हीरो को आदमी नहीं जानवर समझोगी, दिल में से हकीर समझोगी, लेकिन बज़ाहिर मोहब्बत जताओगी। उसने वादा किया कि वो यही करेगी। वो बोला, तुम इसे मोहब्बत से मेरी तरफ माइल करोगी और अपने मुल्क और कौम का वफादार बनाओगी। मैं इसे आपकी तरफ माइल करूँगी और इसे अपने मुल्क और कौम का वफादार बनाऊंगी। मुझे बताओ कि हीरो के पास क्या सामान होता है, और क्या तुमने कभी इसके सामान की तलाशी ली? हीरो के पास एक ब्रीफ केस है जिसके अंदर वो कंप्यूटर और कुछ कागजात रखता है। क्या तुमने वो कागजात पढ़े हैं? मुझे कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। वो यकीनन गैर मामूली दवाओं के फार्मूले होंगे। तुम जल्द से जल्द हीरो की लालमे में वो कागजात पढ़ोगी। अगर वो दवाओं के फार्मूले हुए तो उन्हें बाहर खड़े हुए इंटेलिजेंस के अफसर के हवाले कर दोगी। उसने वादा किया कि वैसे ही करेगी। एक्सरे मैंने पूछा, क्या तुमने उसके पास ऐसी दवाएं देखी हैं जिन्हें वो बड़ी हिफाजत से रखता हो? हाँ, कुछ दवाएं इंजेक्शन और सिरिंज उसकी अटैची में है। फिर तो ये बेशक हमारी मतलूबा दवाएं हैं। तुम तनवीमी नींद से बेदार होते ये कोशिश करोगी कि हीरो किसी तरह अपने कमरे से गैर हाजिर रहे। फिर उसकी अदम मौजूदगी में तुम ब्रीफ केस से तमाम कागजात और अटैची से तमाम दवाएं निकाल लाओगी। उसने यही करने का वादा किया। एक्सरे मैंने हुक्म दिया कि वो पराई सोच की लहरों को महसूस करेगी और सांस रोक लिया करेगी। खुद अपने आमिल को भी उस वक्त तक दिमाग में नहीं आने देगी जब तक वो मखसूस कोडवर्ड्स अदा नहीं करेगा, और कोडवर्ड्स होंगे, तुम मेरी और हमेशा मेरी रहोगी। फिर उसने आधे घंटे तक उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। मैंने आदिल के पास आकर कहा, अब यहाँ से दाना पानी उठ गया है, रवानगी की तैयारी करो। अगर हीरो और सारे यहाँ से जाने के लिए राजी होंगे तो तुम उनके साथ पेरिस जाओगे। भाईजान मेरे साथ ऐना भी जाएगी। ज़रूर जाएगी, तुम उसकी मर्ज़ी पूछ लो, मैं 1 घंटे बाद आऊँगा। मैं उसके दिमाग से चला गया। उसने ऐना से कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम मेरे साथ चलोगी? हम कहाँ जाएंगे? पेरिस। वहाँ भाईजान की तकरीबन तमाम फैमिली है। फिर मैं फैमिली से दूर कैसे रह सकता हूँ? ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ कि अपनी माँ, भाई और बहनों से दूर कैसे रह सकती हूँ। दुनिया की तमाम लड़कियां मैक्का छोड़कर अपने शौहर के साथ जाती हैं। तुम चाहो तो पूरे मैक्के वालों को जहेज में ले आओ, मेरे मुंह से उफ नहीं निकलेगी। वो हंसती हुई उसके गले में बाहें डालकर बोली, मेरे मैके वाले काबिल एतबार ना रहे, मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन बहुत दूर जाने को जी नहीं चाहता। हर वक्त उनकी फिक्र रहेगी कि पता नहीं वो किन मसाइल और मुसाइब से गुजरे हैं। अपनी माँ से कहो मसाइल और मुसाइब को दावतें ना दें, ये मुल्क छोड़ दें। तुमने कंजूस यहूदी अरबपति का जो खजाना छुपा कर रखा है, मम्मी उसे लिए बगैर नहीं जाएंगी। हमने खजाने की निशानदेही कर दी है, उन्हें वो खजाना ले जाने की इजाज़त भी दे दी है, लेकिन वो ले जा नहीं सकेंगी। हाँ, वो सिर्फ करेंसी नोट नहीं है, करोड़ों डॉलर्स की सोने की ईंटें हैं और बेशुमार हीरे जवाहरात हैं। इतना खजाना मुल्क से बाहर ले जाना मुमकिन नहीं। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बहनें भी आजकल इश्क कर रही हैं? क्या वाकई? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? भाईजान ने बताया। जैरी मामेला के और थर्माल मैक्सी के दाम में आ गया है और वो दोनों इश्क करने के लिए तिल अबैब आ पहुंची हैं। ये जैरी और थर्माल कौन है? दोनों टेलीपैथी जानती हैं। पहले जे पर गोला के गुलाम थे, अब आज़ाद हो गए हैं। यानी मम्मी के होने वाले दोनों दामाद ख्याल ख्वानी करती हैं। इसका मतलब है मेरी मम्मी गॉड मदर की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई है। हाँ, ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि तुम उनकी तरफ से बेफिक्र रहा करो और मुतमईन होकर मेरे साथ चलो। वो उसके सीने पर सर रख कर बोली, अब तो मैं तुम्हारे साथ दुनिया के आखिरी सिरे तक चलूंगी। वो दोनों बंद कमरे में थे। इस कमरे के बाहर क्या हो रहा था उससे बेखबर थे। दूसरे कमरे में सारा तन्वीमी नींद से बेदार हो गई थी। बिस्तर से उठकर बैठ गई थी। अगरचे अब भी कमज़ोरी महसूस कर रही थी, ताहम अपने अमल के हुक्म की तामील के लिए तवानाई आ गई थी। फिर यह कि एक्सरे मैन उसके अंदर आ गया था और उसे तवानाई दे रहा था। वो बिस्तर से उतरकर चलती हुई दरवाजे के पास आई। कॉरिडोर में कोई नहीं था। सामने वाले दरवाजे में आना और आदिल थे। उनका दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने आगे बढ़कर हीरो के कमरे में झांक कर देखा। वो नहीं था। कमरा खाली था और वो उसे खाली चाहती थी।
उसने एक तरफ बढ़कर ड्राइंग रूम के दरवाजे को आहिस्तगी से खोलकर देखा। वहाँ एक सोफे पर हीरो बेखबर सो रहा था। उसके खराटे बता रहे थे कि वो गहरी नींद में है। सभी पिछली रात के जागे हुए थे। ऐसी गहरी नींद लाजमी थी। वह मुतमईन होकर हीरो के बेडरूम में आ गई। उसने दरवाजे को अंदर से बंद करके सबसे पहले ब्रीफकेस को खोला। उसमें रखे हुए कागजात निकाले। उसके अंदर छुपा हुआ एक्सरे मैन उन कागजात को पढ़ने लगा। वो खुश होने लगा। वो गैर मामूली दवाओं के फार्मूले थे। सारा ने इन तमाम कागजात को तह करके अपने गिरेबान में ठूंस लिया। फिर तेजी से चलती हुई अटैची के पास आई। इसमें हीरो के लिबास और दीगर ज़रूरी चीज़ों के अलावा कुछ दवाएं रखी हुई थी। एक्सरे मैन ने इसे पढ़ने में वक्त ज़ाया नहीं किया। उसे हुक्म दिया, तमाम दवाएं और कागजात लेकर अपनी कार में बैठो और ड्राइव करती हुई चली आओ। मैं करीब ही तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर कोठी के सामने पहरा देने वाले सिक्योरिटी अफसर को ट्रांसमीटर के जरिए हुक्म दिया, सारा तनहा बाहर जा रही है, उसे ना रोका जाए। गार्ड से कहो मेन गेट खोल दे। वो कार में आकर बैठी और ड्राइव करती हुई अहाते के मेन गेट से बाहर आ गई। अपने आमिल की मर्जी के मुताबिक एक सिमत जाने लगी।